Good morning. Hello, am I audible? Yes, sir. Good morning. Yes, sir. Yes, sir. Morning. Morning. So last time we have started with Unit 3. Basic उसका start किया था. So as you can see, this is our Unit 3. From here we start with user design, GUI वाला part, interfaces. Basic हम लोगों ने discuss किया था. So यहाँ पे अगर आप देखेंगे कुछ basic points आपको दिए हुए about Unit 3. So it basically talks about few points like background कैसा होना चाहिए, सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स जो है वो क्या होने चाहिए. मेनली वी आर टॉकिंग विद रिस्पेक्ट टू द कोई एक सॉफ्टवेयर यूज करने में जितना सिंपल होगा, आप हर एक चीज उसका पॉसिबल चीजें जितना स्मूथ वे में एक्सप्लेन कर पाएंगे उतना हम लोग उसको इजीली यूज कर पाएंगे. फॉर एग्जांपल इफ वी हैव अ जोमेटो. अब देखो वी हैव टू एप्लीकेशन विद द सेम डोमेन. यहाँ पे ये सिर्फ आपको फूड डिलीवरी के बारे में ही बता रहा है. ओके, वी डोंट हैव एनी अदर ऑप्शंस हियर, ओनली अ फूड डिलीवरी इज पॉसिबल हियर. तो यहाँ पे आपको बेस्ट पॉसिबल वे में हम लोग अलग अलग ऑप्शंस कैसे प्रोवाइड करेंगे वो दिया है. लाइक सर्च, ऑफर, हेल्प, साइन इन, आपका करंट एड्रेस जहाँ पे आपको फूड रिक्वायर्ड है, डिलीवरी टाइमिंग के हिसाब से आपको फिल्टर आउट करना है. सो ये फिल्टर्स दिए हुए हैं. सो यहाँ पे तो ये बहुत सिंपल चीज है. बट नाउ इफ वी हैव दिस एप्लीकेशन जहाँ पे दे आर प्रोवाइडिंग सो मेनी थिंग्स. फर्स्ट देखो ये एक ही विंडो, इतना ही विंडो में पूरा एप्लीकेशन जो इतना बड़ा एप्लीकेशन है, इतने सारे फंक्शंस है, इसको कंप्राइज करके एक ही विंडो में लाया. कैसे? वी हैव this option if you want a mobile app for the same application, same website. login sign up यहाँ पे दे दिया, लोगो यहाँ पे आ गया. देन उसके आगे सर्च बार देखो, यहाँ पे अलग से सर्च बार दिया है. आई कैन सर्च रेस्टोरेंट हियर. ठीक है, सो यहाँ पे देखो आपको यहाँ पे रेस्टोरेंट्स बार जो भी है वो बताएगा. आई कैन सर्च पब हियर. तो यहाँ पे आपको बता रहा है वेयर टू पार्टी, अलग से कलेक्शंस बता रहा है. देखो उसके बाद में जो पब्स है वो आएंगे, बट उसके पहले पूरा कलेक्शन ऑफ पब उन्होंने बना के रखा है, वो रिजल्ट में आएगा. इफ आई सर्च फॉर सम फूड, सो ये देखो यहाँ पे अभी आपको बताएगा कि आपको डिलीवरी रिक्वायर्ड है या डाइन आउट है, मतलब बाहर जाके है. तो वो दो ऑप्शंस दे रहा है. देन उसके बाद में आप यहाँ पे डायरेक्टली ऑर्डर पे क्लिक कर सकते हैं. देखो आई कैन डायरेक्टली क्लिक फ्रॉम हियर, आई कैन प्लेस माई ऑर्डर. और प्लस सेम पॉइंट ऑफ टाइम आपको यहाँ पे रेटिंग्स बता रहा है, कहाँ से आएगा वो, कितना टाइम लगेगा वो, है ना, ये सब बता रहा है. और अगर बाहर जाना है आपको तो आप यहाँ से ऑर्डर नाउ कर सकते हैं, बुक कर सकते हैं. आउटलेट्स अगर आपको चाहिए तो वापस देखो यहाँ पे दे रहा है. मतलब एक ही विंडो पे इतने सारी चीजें आपको प्रोवाइड कर रहा है ना. द ओनली वन सर्च बटन वेर आई कैन सर्च फूड. प्लीज पुट योर सेल्फ ऑन म्यूट. वी हैव only one search bar where I can search for food, restaurant, herbs और again pro services अगर कुछ required है तो वो यहाँ पे मिलेगा. So अब देखो यहाँ से ही मुझे पता चल जाएगा कि पूरे एप्लीकेशन में क्या है. It is that simple. So Felix Fernandez, if you are not attending, at least don't disturb others. So यहाँ पे we have newly open, ये देखो ये same points बहुत simple way में दिए है. So this is something, and at same point of time if I am in Mumbai या इफ आई एम एट सम अदर प्लेस, मैं सिलेक्ट करूंगा और वहां पे बेस्ट पॉपुलर प्लेसेस कौन सा है उसका कलेक्शन दिया है ना, इन सो सिंपल मैनर. सो ये आपको कुछ चीजें दी है जहां पे आप हर एक चीज बहुत सिंपल वे में. अभी देखो अगर मुझे दूसरे कोई प्लेसेस अगर सिलेक्ट करना है तो वो भी मैं यहाँ से सिलेक्ट कर सकता हूँ, है ना. सो दिस इज वॉट, और दिस इज वॉट द GUI टाइप ऑफ GUI वी आर टॉकिंग अबाउट. सो यहाँ पे आपको क्या बोला है, GUI हैज have helped to eliminate many of the most
horrific interface problem. Some are still difficult to learn, hard to use and confusing. अब ये confusion जो है ना वो नहीं होना चाहिए. If you are providing some GUIs, this GUI can be easily used by a small child as well as a aged person. अगर उनको सिर्फ थोड़ा बहुत अगर इंग्लिश आ रहा है ना, they can use this application. Same point of time, if we are at some place जहाँ पे इंग्लिश नहीं, उनका कोई रीजनल लैंग्वेज है, so we might be getting those conversion options. Third thing, if we are working with a mobile type of a devices, so यहाँ पे आपको जो icons है ना, those icons are sometimes self-explanatory kind of a thing, जहाँ पे आपको हर एक चीज पढ़ने की जरूरत नहीं रहती है. Just by looking at those icon, you can easily access or use that applications. So these are the most important points about a GUI. So यहाँ पे आपको क्या दिया है, इंटरफेस डिजाइन प्रोसेस. क्या बता रहे हैं हम लोग, यूजर टास्क डोमेन रहेंगे, एनालाइज करो, स्पेसिफिकेशन इवेल्युएट करेंगे, बेस्ड ऑन द फीडबैक हम लोग वो सेम GUI को और बेटर बनाने का ट्राई करेंगे. सो यूजर इंटरफेस डेवलपमेंट फॉलोज अ स्पाइरल अप्रोच, जहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, फोकस ऑन प्रोफाइल ऑफ द यूजर, कॉन्सेंट्रेट ऑन यूजर टास्क, कंटेंट, वर्क एनवायरनमेंट कैसे है ना, उसके कौन से फंक्शंस है जो यहाँ पे परफॉर्म करेगा और उसको स्मूथ वे में प्रोवाइड करने का ट्राई करो. देन ह्यूमन टास्क जो है ना वो सिर्फ सामने बताओ. आप जब कोई एक ऑप्शन पे सर्च पे कहीं पे क्लिक कर रहे हो, सो देयर आर मल्टीपल टास्क जो बैकग्राउंड में परफॉर्म हो रहा है, लेकिन आपको वो टास्क के बारे में इंफॉर्मेशन की कोई जरूरत नहीं है. सो एज यू कैन सी, अ ह्यूमन एंड कंप्यूटर टास्क जो है इसको आपको डिलीनिएट मतलब डिफरेंशिएट करना है. ओनली ह्यूमन टास्क शुड बी विजिबल, नॉट कंप्यूटर ओरिएंटेड टास्क. सो जो बैकग्राउंड में चल रहा है उसको मत सामने दिखाओ. नाउ इंटरफेस डिजाइन सेट ऑफ इंटरफेस ऑब्जेक्ट्स एंड एक्शन, और यहाँ पे क्या बोला है, दे इनेबल यूजर टू परफॉर्म ऑल डिफाइंड टास्क इन अ मैनर दैट मीट्स एवरी यूजेबिलिटी गोल डिफाइंड फॉर द सिस्टम. इंटरफेस कंसंट्रेशन है, कंस्ट्रक्शन है. सो यहाँ पे आपको क्या बोला है, वी प्रिपेयर अ प्रोटोटाइप, अ डमी, बराबर है. और ये जो डमी है यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसके बेस के ऊपर हम लोग को कंप्लीट सिनेरियो, कंस्ट्रक्शन, हाउ द कंस्ट्रक्शन इज गोइंग टू वर्क, ये सब आपको यहाँ से पता चलेगा. नाउ इंटरफेस वैलिडेशन में आपको क्या बोला है, द एबिलिटी ऑफ एन इंटरफेस टू इम्प्लीमेंट एवरी यूजर टास्क करेक्टली, दैट्स फर्स्ट थिंग. देन अ डिग्री टू विच द इंटरफेस इज इजी टू यूज एंड इजी टू लर्न. अगर मैं आपको जोमेटो का बात कर रहा हूँ, कोई दूसरा एप्लीकेशन, सो रिमेंबर इट शुड बी इजी टू यूज एंड इजी टू लर्न. मतलब इफ आई ट्राई टू ट्रेन समवन, सो मिनिमम ट्रेनिंग में it should be able to use maximum part of your software. This type of design we are talking about. And तभी क्या होगा, यूजर इंटरफेस जो है, यूजर एक्सेप्टेंस टेस्ट विल गेट क्लियर्ड. सो ये आपका फर्स्ट पॉइंट हो गया. देन so for that this reason in GUI we follow a spiral approach. So spiral approach में क्या होगा, यूजर टास्क है ना, यूजर्स है, उसके टास्क है, एंड एनवायरनमेंट है. एनवायरनमेंट मतलब इट माइट बी अ मोबाइल एनवायरनमेंट, इट माइट बी स्मार्ट टीवी, इट माइट बी स्मार्ट वॉच और वेबसाइट. नाउ while we are talking about a mobile app, ठीक है, और a website, it might possible they were using the same or accessing the same website on older browser or new browser, or the computer which they are using, it might be an advanced one or basic computer. अब इसका मतलब क्या है, बेसिक कंप्यूटर मीन्स वी हैव अ कंप्यूटर with Windows XP, we have a computer with a best configuration with Windows 10, that is the latest OS.
सो हर एक चीज इसमें एडवांस है, ठीक है। और ये बहुत बेसिक पुराना कंप्यूटर है जो आज से 7-8 साल पहले भी हम लोग यूज करते थे। तो अब आपका जो वेबसाइट है इट शुड वर्क ऑन दिस सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन एज वेल एंड ऑन दिस सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन एज वेल। सो आपके जीयूआई जो है वो ये टाइप के होने चाहिए, कोई ना कोई। क्लियर है? दिस इज व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट। सो यहाँ पे हम लोग क्या बोल रहे हैं, ये आपको एनालाइज करना है यूजर, टास्क, एनवायरनमेंट। उसके बेस के ऊपर आपका इंटरफेस डिजाइन बनेगा। Based on this interface design will follow the implementation pattern, then same way आपको वो interface को क्या करना है, validate करना है। now when we talk about validation, तो validation का मतलब क्या होगा, we are talking about verifying with a specific designs, ठीक है। so as per the requirement we have defined or we have prepared a design document। तो ये जो डिजाइन डॉक्यूमेंट बना है उसके बेस पे वी सपोज टू इम्प्लीमेंट दिस, एंड आफ्टर इम्प्लीमेंटेशन यहाँ पे विल बी वैलिडेटिंग इट। सो इन एक्सेप्टेंस टेस्टिंग विल बी वैलिडेटिंग, वैलिडेशन आएगा, वैलिडेशन मतलब टेस्टिंग होगा, टेस्टिंग, ठीक है। तो ये जो वैलिडेशन हो रहा है इसमें हम लोग क्या करेंगे, जो हम लोगों ने कोडिंग एंड कोडिंग पे for coding the design which we have followed, तो बेस्ड ऑन दिस डिजाइन वेदर वी हैव इम्प्लीमेंटेड करेक्टली और नॉट, है ना, वो वैलिडेशन में आएगा, दैट विल कम इन अ टेस्टिंग पार्ट। नाउ आफ्टर दिस नेक्स्ट वी हैव इज द गोल्डन रूल ऑफ यूजर इंटरफेस डिजाइन। तो गोल्डन रूल में क्या बोला है, प्लेस यूजर कंट्रोल ऑफ द इंटरफेस। प्लेस बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एक चीज सामने विजिबल होना चाहिए। जैसे एज यू कैन सी हियर in this part, if you notice we have a logo here, an option to download a mobile app, login sign up। इस पे मैं क्लिक करूंगा तो क्या होगा, अगेन वो दूसरा एक विंडो ओपन होगा या ड्रॉप डाउन जो भी है वो आएगा। सपोज इफ आई ट्राई टू क्लिक हियर, सो ये देखो यहाँ पे ये विंडो ओपन हो गया। नाउ मुझे सपोज लॉगिन नहीं करना है तो I'll just click on sign up। Again we got an option here, and again in that option I can continue with Google or I can easily sign up, है ना, in a different manner। So ये देखो it keeps you on the same window। Most of things are present on the same window, and एक ही विंडो पे आपको ये जो सामने विंडो दिखेगा उसी के ऊपर दिस सर्च बार इज प्रेजेंट। A food ordering option is also present। if you want to go out for a meal, that is also present। if you want to check for some party things, that is also present। and if you want a pro membership, that is also present here। so क्या है, everything is comprised in a such a ease, with a such a ease के हर एक चीज आपको सामने available है। so this is the golden rule we are talking about, कि जो भी चीज है उसका लोकेशन। अब देखो आपको अगर ये कुछ नहीं भी पता है तो भी ठीक है, फ्रॉम हियर यू कैन सर्च। और क्या लिखा है, वी हैव अ सर्च बार जहाँ पे यू कैन सर्च रेस्टोरेंट। आपको कहीं बाहर जाना है, वो कोई एक स्पेसिफिक डिश रिक्वायर्ड है, वो आप यहाँ से एक ही प्लेस से सर्च कर सकते हो। एंड यहाँ पे देखो आप जब सर्च कर रहे हो तो अलग से मैं आपको कोई लोकेशन सिलेक्ट करने का ऑप्शन नहीं दे रहा हूँ, दैट इज ऑल्सो गिवन बिसाइड्स दिस। सो जस्ट इन वन सर्च बार we have provided GPS facility plus restaurant plus डाइनिंग फैसिलिटी, है ना, एक्सेट्रा। सो जो भी चीजें आपके एप्लीकेशन में अवेलेबल है वो एक सर्च बार में हम लोगों ने कितना इजीली कंप्राइज कर दिया है। सो फ्रॉम सर्चिंग फ्रॉम हियर ओनली वी विल रीडायरेक्ट यू टू डिफरेंट वेब पेजेस। तो अगर लेआउट आपको समझ में आया, द सेम वे वी हैव सच डिफरेंट लेआउट्स फॉर सच अदर स्टैंडर्ड एप्लीकेशंस। एंड यही गोल्डन रूल्स के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे।
So as you can see, आपका फर्स्ट गोल्डन रूल क्या है? प्लेस द यूजर कंट्रोल्स, define interaction modes in a way that does not force a user into unnecessarily or undesired actions. So जो भी मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ वो टू द पॉइंट एक ही प्लेस पे, एंड उससे भी इंपॉर्टेंट एक ही सर्च बार इज प्रोवाइडेड, और इसके बाजू में जीपीएस फैसिलिटी, दैट इज गूगल मैप फैसिलिटी. सो यू सर्च समथिंग बेस्ड ऑन योर करंट लोकेशन. That's what we'll be doing here. So this is something the best way. तो undesired actions जो है वो यहाँ पे हो ही नहीं रहा है. आप टू द पॉइंट यूजर को डायरेक्टली जो चाहिए वही यहाँ से आप डिफाइन कर रहे हो, है ना. So user shall be मतलब compulsory be able to enter and exit mode with a little or no efforts. So I've searched something, अब मुझे वो नहीं चाहिए, तो अब क्या है, I'll again come to my home page, या फिर आप देखो I'm trying to search something, like I'm searching something uh, here about a pub. ठीक है, अब यहाँ पे मैं pub सर्च कर रहा हूँ. सो यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या बता रहा है, देखो, कलेक्शन ऑफ ऑल द पब्स, या फिर जो बेस्ट पब्स है एज पर द रेटिंग्स, है ना, वो आपको बता रहा है. अब यहाँ पे मैंने वो देख लिया, ये वाले सपोज मुझे नहीं चाहिए, तो मैं यहाँ पे कलेक्शन ऑफ पब्स पे जा सकता हूँ. देन सेम वे अगर मुझे रेस्टोरेंट रिक्वायर्ड है, तो बेस्ड ऑन माय लोकेशन आल्सो इट विल फेच आउट दोज रेस्टोरेंट्स, और रेस्टोरेंट और बार हर एक चीज बता रहा है. रिस्ट्रिक्टेड एंट्रीज जो है वो बताएगा यहाँ पे. गेटिंग, जस्ट 1 मिनट.
Okay, so now after this next we have the golden rule जो हम लोग discuss कर रहे थे. So as you can see, where we should place a user control, ये first thing है. So define the interaction modes in a way that does not force a user to unnecessary undesired actions, है ना. चेक, एडिट टेक्स्ट, स्पेल चेक, ये सब आएगा और उसके बाद में आप इतना सिंपल वे में चीज़ें प्रोवाइड करेंगे. लाइक एज यू कैन सी, यहाँ पे एक आपको एग्जाम्पल दिया है. The user shall be able to perform the same action via keyboard command, mouse or a voice recognition. आज का जो हम लोगों को सबसे important point है कि if I'm using a Zomato or a Swiggy type of an application, जो पहले हम लोग discuss कर रहे थे. So in this as well, I can place some order using a website. The same way I can place a order using a mobile app, and same way I can place a order using a वॉइस असिस्टेंट, है ना. तो वो 3 वे में होगा, या फिर विद द हेल्प ऑफ माउस, ऑफ कोर्स वो तो होगा ही. अलाउ यूजर्स इंटरैक्शन टू बी interruptible and undo enable. The user shall be able to easily interrupt a sequence of action to do something else without losing the work that has been done so far. So undo जो है ये आपके पास ऑप्शन अवेलेबल रहता है ना. So again यहाँ पे अगर आप देखेंगे we have this option, we can save something, we can undo something, we can redo something. अगर ज्यादा ही हम लोगों ने undo या back चले गए हम लोग, तो यहाँ पे इंटरैक्शन टू बी कस्टमाइज क्या है वो दिया है. हाइड टेक्निकल इंटरनल्स आपको प्रोवाइड किया है ना. कैजुअल यूजर, डिजाइन फॉर अ डायरेक्ट इंटरैक्शन विद द ऑब्जेक्ट दैट अपीयर्स ऑन द स्क्रीन, वो पॉइंट्स आपको यहाँ पे दिए. सेम वे यहाँ पे आपको क्या बोला है, वी हैव अ कस्टमाइज ऑप्शन, कि आपको सामने जो रिक्वायर्ड है, तो अब वी हैव अ स्टैंडर्ड सॉफ्टवेयर और उसके अंदर कौन से कस्टमाइज टूल बार आपको रिक्वायर्ड है वो आप यहाँ से बता सकते हो. एंड एट सेम पॉइंट ऑफ टाइम टू एक्सेस दिस टूल बार, कौन से शॉर्टकट कीबोर्ड शॉर्टकट्स आपको रिक्वायर्ड है वो भी आप यहाँ से प्लेस कर सकते हो, है ना. सो दैट इज ऑल्सो प्रोवाइडेड हियर. सो वी कैन क्रिएट आवर ओन कस्टमाइज टूल बार. सो इसका बेनिफिट क्या होगा, लाइक इफ आई एम यूजिंग दिस सॉफ्टवेयर फॉर अ लॉन्ग टाइम, अगर मैं अपने प्रोफेशनल यूज के लिए यूज कर रहा हूँ और आपने जो कुछ ऑप्शंस दिए अगर वो मुझे सूटेबल नहीं है और मुझे वो सारे ऑप्शंस रिक्वायर्ड भी नहीं है जो यहाँ पे टूल बार पे, ओनली फ्यू ऑप्शंस आर रिक्वायर्ड. So at that point of time, we can easily just fetch out those options and we can also define a shortcuts for those options. So a customized ribbon मतलब यहाँ पे आपको ये जो options दिए हुए हैं, toolbar which is present here, that is the customized ribbon, और वो हम लोग यहाँ पे provide कर सकते हैं. ठीक है. देन उसके आगे नेक्स्ट आपको क्या बोला है, रिड्यूस द यूजर्स मेमोरी लोड. नाउ रिड्यूस डिमांड ऑन अ शॉर्ट टर्म मेमोरी. द इंटरफेस शेल रिड्यूस द यूजर्स रिक्वायरमेंट टू रिमेंबर पास्ट एक्शन एंड रिजल्ट्स बाय प्रोवाइडिंग अ विजुअल क्यूज ऑफ सच एक्शंस. सो दैट इज ऑल्सो पॉसिबल. लाइक एक मेमोरी लोड हम लोग प्रोवाइड करेंगे, बराबर है. सो वहां पे क्या होगा कि आपके पास जो ऑप्शंस या फंक्शंस आप बहुत every time if you are using something, like in Windows as well, if you are accessing some folder again and again, तो उसका आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलता है. if you are accessing some functions again and again, or if you are accessing some files again and again, तो वो पास्ट एक्शंस के बेस के ऊपर आपको कोई फीचर्स या फंक्शंस जो है ना वो डायरेक्टली यहाँ सामने प्रोवाइड करता है. Establish meaningful defaults. The system shall provide the user with default values that make sense to the average user, but allow users to change their default settings as well. जैसे आप Gmail या कोई options use करते हैं तो वहाँ पे एक default setting दिया रहता है, but if you want to customize something you can do those customization as well. So आपको दोनों options available है यहाँ पे, ठीक है. So यहाँ पे आपको क्या बोला है, वर्किंग मेमोरी आपका एक और एक लॉन्ग टर्म मेमोरी है. तो अभी हम लोग क्या बोल रहे हैं, वी हैव सम इनकमिंग इंफॉर्मेशन एंड वी नीड अ रूम टू प्रोसेस दिस, एंड एट सेम पॉइंट ऑफ टाइम वी हैव स्टोर्ड मेंटल मॉडल्स. मतलब लॉन्ग टर्म मेमोरी मतलब लाइक इफ आई एम यूजिंग विंडोज MS वर्ड, तो मेरे पास एक लॉन्ग टर्म मेमोरी है कि सालों से आपको वर्ड में ये वाले ऑप्शंस तो मिल ही रहे. वर्किंग मेमोरी का मतलब क्या हो गया, उसमें से कौन से फंक्शंस में अभी रिक्वायर्ड है मुझे, तो वो इन्फॉर्मेशन मैं फेच आउट करके उसके लिए वो मैं प्रोसेस यहाँ पे कर सकता हूँ. सो दैट्स व्हाट वी मीन बाय एक्टिव प्रोसेसिंग. सो एक लॉन्ग टर्म मेमोरी है मतलब फ्रॉम द इयर्स आई एम यूजिंग सम एप्लीकेशन, एंड एक वर्किंग मेमोरी है मतलब एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम विच थिंग्स आर रिक्वायर्ड टू मी, जिसको मैं डायरेक्टली यहाँ पे रिकॉल कर सकता हूँ, इंटीग्रेट कर सकता हूँ. सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे आपको क्या दिया हुआ है, रिड्यूस अ शॉर्ट टर्म मेमोरी लोड. कैसे
जो आपको अभी कंटिन्यूअसली अगर कोई एक स्पेसिफिक ऑप्शन अगर रिक्वायर्ड है तो आप क्या करेंगे, डायरेक्टली वी कैन यूज इट फ्रॉम हियर, या फिर आप डायरेक्टली अपने पास जो एक अलग से आपका एक टूल बार जो बनाएंगे उसके ऊपर आप रख देंगे. सो लॉन्ग टर्म आई नो हाउ टू यूज वन सॉफ्टवेयर, बट इन शॉर्ट टर्म आई वांट सम स्पेसिफिक फंक्शंस फ्रॉम दैट पार्ट, तो वो मैं यहाँ पे हाईलाइट कर सकता हूँ. द विजुअल लेआउट ऑफ इंटरफेस शुड बी बेस्ड ऑन द रियल वर्ल्ड मेटाफर, लाइक वेल अंडरस्टूड विजुअल क्यूज होने चाहिए. जैसे अगर मैं बोल रहा हूँ कि हम लोग अगर मोबाइल प्रोवाइड कर रहे हैं, सो उसमें कॉल रिसीव एंड कॉल एंड के लिए दो ही कलर के बटन्स आपको सारे फोन में मिलेंगे, एक रेड कलर और एक ग्रीन कलर. ग्रीन कलर मतलब रिसीव द कॉल, रेड मीन्स डिस्कनेक्ट द कॉल. अब उसमें आइकन्स या जो रहेंगे वो अलग रहेंगे, बट द मेन कलर रिमेन्स द सेम. सो आपको वही रियल वर्ल्ड में हम लोग कोई ऑप्शंस अगर यूज करें ना, वैसे ही कोई ऑप्शंस आपको प्रोवाइड करना है. चीज़ों को बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं बनाना है. अब आप देखो कि अगर मैं iOS यूज करूं, मतलब एप्पल आईफोन यूज करूं, एंड्रॉयड फोन यूज करूं, या विंडोज का अगर कोई फोन आएगा या कोई दूसरा आएगा, तो उसमें सम स्पेसिफिक फीचर रिमेन्स द सेम. नाउ हाउ दे रिप्रेजेंट्स वो थोड़ा कुछ अलग रहेगा, लेकिन उनके कुछ कलर पैटर्न या कुछ आइकन्स जो है वो तो सेम ही रहेंगे ना. सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे, अगर हम लोग के पास एक लिब्रा ऑफिस रहता है, एक MS वर्ड ऑफिस रहता है, और उसके साथ में आप अगर मैक पे हो तो मैक के ऊपर आपको अलग से दूसरा कोई ऑप्शन आएगा. गूगल का अपना वर्ड डॉक्यूमेंट एक्सेल फाइल एडिट करने के लिए ऑप्शन आता है. सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे, वी हैव दिस प्लेस जहाँ पे आप अपने जो टेक्स्ट है वो अलग अलग टाइप के टेक्स्ट सिलेक्ट कर सकते हैं, उसका साइज चेंज कर सकते हैं, बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन कर सकते हैं, सबस्क्रिप्ट सुपरस्क्रिप्ट बराबर है. तो ये सब होगा, कलर होगा, अंडरलाइन करना है उसको, सेंटर लेफ्ट राइट बॉटम, ये हर एक ऑप्शन. अब देखो दिस आर द ऑप्शंस व्हिच रिमेन्स द सेम. तो अभी आप MS वर्ड या वर्ड वर्ड टाइप कोई एक एप्लीकेशन आप विंडोज में देखो, माइक्रोसॉफ्ट का, लिनक्स का, और एल्स मैक का, दिस ऑप्शंस रिमेन्स द सेम. ठीक है, उसमें कोई एक्स्ट्रा ऑप्शंस आपको प्रोवाइडेड रहेंगे, कोई एक्स्ट्रा ऑप्शंस नहीं भी रहेंगे, है ना. बट ओवरऑल अगर आप देखेंगे ये आपकी चीजें जो है ये तो सेम ही रहेंगे ना. रिड्यूस शॉर्ट टर्म मेमोरी लोड मतलब क्या है, यहाँ पे अगर हम लोग बोल रहे हैं कि अगर मैं अमेजोन पे हूँ तो वी कैन जस्ट प्लेस अ चेकआउट ऑप्शन, और वहां पे मैं बाय डिफॉल्ट आपको बता सकता हूँ कि ओके आपको अगर बार बार अगर ये सेम ऑप्शन यूज करना है तो वी विल रिमेंबर फ्यू ऑफ योर कार्ड डिटेल्स. तो आपको खाली उस पे CVV नंबर एंड पिन एंटर करना है, बाकी बाकी का जो ऑप्शन है वो यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगा. क्लियर है. नाउ नेक्स्ट वी हैव इज मेक द इंटरफेस कंसिस्टेंट. मतलब आप अगर फेसबुक या कोई अगर एक एप्लीकेशन देखोगे, ऑल द पेजेस जो भी आपको यहाँ पे विजिबल होंगे सारे रिमेन्स द सेम. ऐसा नहीं होगा कि कहीं पे किसी के डिजाइन जो है वो सडनली बहुत ज्यादा चेंज हो जाते हैं, है ना. आप अगर ईमेल सिस्टम भी यूज कर रहे हैं, सो डिजाइन और इंटरफेसेस शुड बी कंसिस्टेंट. इट शुड नॉट हैपन कि कोई डिजाइन आपको बहुत अगर अच्छे लग रहे हैं तो सडनली आप वैसे पैटर्न्स अपने डाल रहे हो और बाकी के पेज के लिए आपके डिजाइन बहुत अलग है. सो यूजर को कंसिस्टेंट डिजाइन अगर मिलेंगे तो वो आपके हर एक ऑप्शन हर एक फीचर्स के साथ में इजीली वर्कआउट हो पाएगा. जैसे अगर मैं MS ऑफिस की बात कर रहा हूँ, तो MS ऑफिस के अंदर दे हैव सब एप्लीकेशंस. तो अब देखो कि ये जो टूल बार है, दिस टाइप ऑफ टूल बार, this remains same for if I'm using MS Word or PowerPoint or Excel. This options remains same there. अब Excel के हिसाब से there are few unique functions which belongs to this. As per PPT we have some unique functions.
है ना, and for word we have some unique functions. So these applications are unique in themselves, but except this few functions remains the same और उसका position also remains the same in all three applications. So if I use MS Word or MS PowerPoint or MS Excel or MS Access, if I know some basic points about this part, तो मैं हर किसी के साथ बहुत easily work कर सकता हूँ. रेफरेंस, पेज लेआउट, इंसर्ट, रिव्यू, व्यू, ये सब सेम ही रहेगा सब पे. ठीक है. सो ये आपके सब कंसिस्टेंट वे हो गए जहां पे हम लोग सम कंसिस्टेंट वे में वी प्रोवाइड सम इंफॉर्मेशन. So make the interface consistent. The interface should be present and acquire info in a consistent fashion. All visual info shall be organized according to a design standard that is maintained throughout all screen display. Input mechanism shall be constrained to a limited set that is used consistently throughout. Allow the user to put the current task into a meaningful context, like विंडो टाइटल्स, कंसिस्टेंट कलर कोडिंग आना चाहिए, है ना. अगर मैं यहाँ पे अगर बोल रहा हूँ कि कहीं पे आप देखो अगर वर्ड में इफ यू हैव सम स्पेलिंग मिस्टेक्स, आपको रेड लाइन आता है. सो रेड लाइन मीन्स कि कोई एक स्पेसिफिक पॉइंट पे द स्पेलिंग इज नॉट करेक्ट, तो आपको वहाँ पे वो ऑप्शन भी देता है ना. स्टार्टिंग में जो वर्ड थे उसमें ये ऑप्शन नहीं था कि आप जाके वो जो स्पेलिंग है उसको करेक्ट कर सको. वी सपोज टू फाइंड आउट दोज स्पेलिंग, लेकिन अभी इनबिल्ट डिक्शनरी आपको मिलता है. सो आई कैन जस्ट डायरेक्टली गो राइट क्लिक ऑन इट और आप जो करेक्ट ऑप्शन है वो आई कैन सिलेक्ट इट और आई कैन इग्नोर इट एज वेल. जैसे यहाँ पे आपको ये जीमेल के बारे में दिया है. सो वी हैव अ कंसिस्टेंट लुक हियर. अब जीमेल में देखो अभी का जो आपका जीमेल आता है उसके अंदर आपको मल्टीपल ऑप्शंस आते हैं, जिसमें आपको ऑप्शन मिलेगा एक इम्पॉर्टेंट, एक आपका जो प्रमोशनरी कोई टाइम पास ईमेल आता है वो, है ना. तो स्पैम वाला तो अलग ही हो गया कंसेप्ट. लेकिन अभी वी हैव अ 3 ऑप्शंस हियर. वी हैव अ प्राइमरी ईमेल, देन वी हैव सेकेंडरी ईमेल. सो दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो आप प्राइमरी सेक्शन में रखेंगे. उससे लेस इंपॉर्टेंट सेकेंडरी सेक्शन में जाएगा. एंड सारे जो प्रमोशनल आता है दैट गोज इन अ थर्ड सेक्शन, है ना. ये आपका पैटर्न होगा. तो आपको क्या किया है, ये यहाँ पे GUI जो है, मैं अगर जीमेल यूज कर रहा था तो अभी भी दिस रिमेन्स द सेम एंड आई डू हैव एन ऑप्शन. सॉरी, मुझे अगर ये प्राइमरी सेकेंडरी वाला अगर कंसेप्ट नहीं चाहिए तो आई कैन गो बैक टू द प्रीवियस वर्जन एज वेल, है ना. जैसे यहाँ पे आपको देखो ये ऑप्शन दिया हुआ है, वी हैव अ प्राइमरी अपडेट सोशल, जो फेसबुक या उससे कोई ईमेल आ रहा है वो, और दूसरे कोई मेन जो अपडेट्स है आप अलग से उसको कैटेगराइज कर सकते हो. ये ऑप्शन हम लोग के पास अवेलेबल है. आप अलग से उसको लेबल कलर आउट कर सकते हो. सो अगर कोई इंपॉर्टेंट है उसके ऊपर हम लोग एक अलग अलग कलर पुट कर देंगे. जैसे यहाँ पे आपको दिया है कि फॉर अ सोशल ईमेल हम लोग ब्लू कलर यूज कर रहे हैं, फॉर प्रोफेशनल जो आपके रिलेटेड रहेंगे उसके लिए हम लोग, या प्रमोशनल के लिए अलग कलर, एंड अपडेट्स कुछ रहेंगे. आपका कोई ईमेल में कन्वर्सेशन अगर चल रहा है तो आपने कुछ रिक्वेस्ट किया था, आपने कुछ कम्युनिकेशन किया था, उसके रिप्लाई में कुछ आ रहा है, तो उसको हम लोग अलग अलग कलर में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, है ना. तो सेम कंसिस्टेंसी शुड बी मेंटेन फॉर दिस. देन यहाँ पे अगर आप देखेंगे दिस इज व्हाट द वी आर टॉकिंग अबाउट द कंसिस्टेंसी. वी हैव अ वर्ड डॉक्यूमेंट, बराबर है. दिस इज MS वर्ड एंड ये एक्सेल है. सो अभी अगर आप दोनों में देखोगे दिस ऑप्शन रिमेन्स द सेम, और ऊपर का ये जो हेडर जो है ये भी सेम है, ऑलमोस्ट सब में सेम है. बाद में सर्टन में कहीं कहीं पे कोई ना कोई कुछ प्रॉब्लम है. सो ऑलमोस्ट ऑल दिस ऑप्शंस रिमेन्स द सेम. ठीक है, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, दिस इज सेम. द कलर पैटर्न इज सेम. okay okay so this is something which is important here. okay, I hope this is clear to everyone.
ना एज यू कैन सी कंसिस्टेंसी का एग्जांपल देखा हम लोगों ने. सो इन वर्ड, एक्सेल एंड पावर पॉइंट अगर आप देखेंगे तो आपका ऊपर का जो टूल बार है, half of your toolbar remains the same for all three functions. So ये आपके समरी हो गए गोल्डन रूल्स के, जो मैंने आपको बताया. वो मेमोरी लोड कम कर दो, जो फंक्शन वो बार बार यूज करे उसको पहले हाईलाइट करके बताओ. अगर मैं अमेजोन जैसे लेवल पे हूँ, एप्लीकेशन पे हूँ, कोई पेमेंट चीज़ें मुझे बार बार एंटर करना पड़ रहा है, तो आप वो कार्ड डिटेल या उसके पेमेंट डिटेल सेव करके रख दो. सो नेक्स्ट टाइम उसको पूरे कार्ड नंबर्स और सब कुछ एंटर करने की जरूरत नहीं है. ही कैन जस्ट डायरेक्टली एंटर सीवीवी नंबर एंड द पिन और ओटीपी जो भी रहेगा. वो बैंकिंग डिटेल्स आप वो भी वहां पे रख सकते हो, या फिर वी कैन ऑल्सो पुट कि आप देखो अमेजोन हैड स्टार्टेड अ फैसिलिटी जहाँ पे मैं कंटिन्यूस, अगर मंथली बेस पे मुझे कोई प्रोडक्ट्स की ज़रूरत है जो मैं मंथली बेस पे ऑर्डर कर रहा हूँ, सो आई कैन जस्ट पूरे डायरेक्टली पुट एन डिफॉल्ट या ऑटोमेटिक ऑर्डर दे, और वो डायरेक्टली वहाँ पे अप्लाई हो जाएगा. सो मुझे बार बार वो सेम ऑर्डर प्लेस करने की भी ज़रूरत नहीं है, या फिर वो मुझे रिमाइंड कराएगा. गेटिंग बिल भरने के लिए इट विल रिमाइंड मी. सो ये क्या हो गया, दिस आर सम वेरी यूजफुल फंक्शंस, है ना. सो रिड्यूस द डिमांड ऑन यूजर शॉर्ट टर्म मेमोरी. मीनिंगफुल डिफॉल्ट कुछ चीज़ें प्रोवाइड कर देगा, कुछ शॉर्टकट प्रोवाइड कर देगा. जैसे अगर मैं किसी को ईमेल सेंड कर रहा हूँ जीमेल से, तो मैं हर बार कोई एक पर्सन को ईमेल सेंड करता हूँ ना, तो वो ग्रुप ऑफ लोगों को करता हूँ, लाइक 4 और 5 पीपल. सो जीमेल क्या करेगा, वो पैटर्न जो है मेरा याद रखेगा. तो अगर मैं 2 लोगों को, 5 में से अगर 2 लोगों को अगर मैं ऐड कर रहा हूँ एड्रेस बार में या 2 वाले सेक्शन में, तो बाकी के 3 वो मुझे एज ए सजेशन दे देगा, तो मुझे वो वापस टाइप करने की भी जरूरत नहीं है. गेटिंग. सो ये आपका फर्स्ट पार्ट हो गया. यूजर इंटरफेस एनालिसिस एंड डिजाइन मॉडल. सो यहाँ पे आपको क्या बोला है, वी हैव अ कंसेप्ट ऑफ गुड एंड बैड डिजाइंस. So a first point which is provided here is affordance. Now perceive property of an artifact that determines how it can be used. For example, कोई बटन है, स्लॉट है, नॉब्स है. कंस्ट्रेंट्स मतलब कंडीशन, कोई कंडीशन रहेंगे. कल्चरल लॉजिकल फैक्टर्स दैट एनकरेज अ प्रॉपर एक्शन. कंसेप्चुअल मॉडल है जहाँ पे वी सपोज टू अंडरस्टैंड द सिस्टम, देन प्रेडिक्ट द इफेक्ट ऑफ एन एक्शन, लाइक आपका सिस्टम कितना क्रिटिकल है या नॉन क्रिटिकल नेचर का है. एंड इफ सम ऑपरेशंस गोज रॉन्ग, ठीक है, इफ सम ऑपरेशंस गोज रॉन्ग, तो उसका इफेक्ट कितना हो सकता है वो आपको देखना है ना. तो इंटरप्रेट करो, मैप करो, डिस्क्राइब द रिलेशन बिटवीन कंट्रोल एंड द इफेक्ट. Visibility, the system shows you a conceptual model by showing its state and action that can be taken. Feedback, of course, ये भी हम लोगों को पता ही है. So this is something which is very simple and self-explanatory things. So यहाँ पे अभी आप अगर देखेंगे, so आपको क्या दिया है इंट्रोडक्शन में. One is the user profile model. So user profile model, design model, implementation and user mental model. सबसे पहले हम लोग के पास है user profile model. सो सबसे पहले क्या बोला, एस्टेब्लिश अ प्रोफाइल ऑफ एंड यूजर्स, है ना, बेस्ड ऑन एज, जेंडर, फिजिकल कैपेबिलिटी, एजुकेशनल, कल्चरल, एथनिक बैकग्राउंड. अब देखो कल्चर और एथनिक बैकग्राउंड मतलब हम लोगों ने सोशियो टेक्निकल सिस्टम्स जो पढ़े थे वो यहाँ पे आएंगे कि वहाँ के लोगों को कौन से टाइप के फंक्शंस या कौन से वे में चीज़ों को एक्सेस करना पसंद है. देन syntactic knowledge of the user, like that required the use of interface effectively, कौन से वे में वो बेस्ट वे में इंटरफेसेस यूज कर सकते हैं. देन सेंस ऑफ द एप्लीकेशन and understanding of the function that are performed, the meaning of input and output and objective of the system. 3 चीजें. एंड यूजर्स, सबसे पहले आप देखो कि अगर मैं YouTube पे हूँ, अगर हम लोग वहाँ पे एज अगर एंटर करेंगे सपोज 10 years, तो वो देखेगा कि ये जो यूजर है, ओके, अब ये यूजर बिलोंग्स टू इंडिया या दिस चाइल्ड बिलोंग्स टू इंडिया. तो यहाँ पे लोगों को कौन से टाइप के या बच्चों को कौन से टाइप के कार्टून्स पसंद है, कौन से फंक्शंस उनको हम लोग इजी वे में प्रोवाइड करें. देन सेम वे हम लोग यूजर्स या वो चाइल्ड जो है वो कैसे इंटरेक्ट कर पाएगा,
देन उसके आगे हम लोगों को वो जो चाइल्ड है उसको हम लोगों के एप्लीकेशंस में क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल है वो बताना है आपको। लाइक यूट्यूब के ऊपर अगर आप देखो कि एक शॉर्ट वीडियोस अवेलेबल है और एक कंटिन्यूस जो हम लोग वीडियोस देखते हैं वो। सो यहाँ पे क्या बोला है, कैटेगराइज द यूजर्स बेस्ड ऑन अ नॉलेजेबल वन। फ्रीक्वेंट यूजर्स जो रहेंगे ये वाले जो है ये कभी कभी एक्सेस कर रहे हैं एंड कोई कोई एकदम नए हैं, ठीक है। दिस यूजर्स हैव नेवर यूज्ड योर एप्लीकेशन। सो इनके पास कोई सिमेंटिक बाय डिफॉल्ट नॉलेज नहीं है आपके सिस्टम का। जैसे मैंने इसके पहले एमएस वर्ड कभी यूज ही नहीं किया तो मुझे पता ही नहीं ऑप्शन। तो अभी अगर ऐसे नॉइज यूजर अगर है, नॉइज यूजर अगर है जिन्होंने न्यू यूजर हम लोग बोले, जिन्होंने कभी पहले आपका एप्लीकेशन यूज नहीं किया है, तो हाउ दे आर गोइंग टू यूज, बिकॉज उनके पास एकदम लिटिल नॉलेज होगा ऐसे कोई सॉफ्टवेयर का या कोई नॉलेज ही नहीं होगा। सो ये ओनली जनरल कंप्यूटर यूसेज के बेस के ऊपर उनके पास उतना ही नॉलेज है कंप्यूटर को कैसे ऑपरेट करता है। तो वो नॉलेज के बेस के ऊपर इफ दे कैन एक्सेस योर एप्लीकेशन, दैट मीन्स आपने एप्लीकेशन काफ़ी अच्छा बनाया। नॉलेजेबल मतलब कभी कभी यूज कर रहे हैं, एंड फ्रीक्वेंट यूजर्स मतलब दिस आर द पावरफुल यूजर, है ना, कि जिनके पास गुड अंडरस्टैंडिंग एंड गुड नॉलेज है टू एक्सेस योर सिस्टम और सॉफ्टवेयर। सो आपके जो भी एडवांस फंक्शंस रहेंगे वो सब कौन यूज करेंगे, यही यूजर्स एक्सेस करेंगे। न्यू यूजर्स रेयरली कभी आ रहे हैं, लेकिन ये भी जो है ये इंटरमीडिएट यूजर हो सकता है या फ्रीक्वेंट यूजर भी हो सकते हैं। तो आपको ये न्यू यूजर्स को ही ये कैटेगरी पे लाना है और उसके लिए आपको एक GUI जो है वो बहुत सिंपल रखना पड़ेगा, ठीक है। अब ये जो यूजर्स है ना इनको कोई शॉर्टकट्स पता नहीं रहेंगे, ये यूजर्स को थोड़े बहुत शॉर्टकट्स पता रहेंगे। लाइक आप देखो कि कहीं पे भी अगर हम लोग जाएंगे Ctrl+C एंड Ctrl+V, दिस आर द मोस्ट कॉमन ऑप्शंस। तो ये तो पता रहेगा, ओपन करने के लिए Ctrl+N यूज करते हैं ये पता रहेगा। लेकिन उसके बाद में अगर मुझे मेरा फॉन्ट का टाइप चेंज करना है, साइज चेंज करना है, कलर चेंज करना है, तो वो जो फ्रीक्वेंट यूजर रहेंगे जो डेली बेस पे ये एप्लीकेशन पे काम कर रहे हैं इनको ही ये शॉर्टकट्स पता रहेंगे। तो जिनको वो शॉर्टकट्स नहीं पता है, दैट इज द न्यू यूजर एंड कभी कभी यूज करने वाले, इनको आप डायरेक्टली ऊपर जो मेन्यू प्रोवाइड करेंगे उसमें ये ऑप्शन प्रोवाइड करो, ठीक है। सो दैट इज वन थिंग। अब यहाँ पे आपको क्या बोला है, नॉर्मल 7 स्टेज ऑफ एक्शन। सबसे पहले क्या बोला है, फॉर्मल गोल, फॉर्म द इंटेंशन, स्पेसिफाई द एक्शन, एग्जीक्यूट द एक्शन, परस्यू द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड, इंटरप्रेट द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड एंड इवेल्युएट द आउटकम। सो सबसे पहले हम लोग गोल बनाएंगे कि हम लोग ये जो भी एप्लीकेशन बना रहे हैं, डिजाइन बना रहे हैं, क्या पर्पस के लिए हम लोग बना रहे हैं, ठीक है। For example, we have this MS Meet, सॉरी MS टीम। तो अब ये जो MS टीम है इसको स्कूल स्टूडेंट्स भी एक्सेस करेंगे, कॉलेज स्टूडेंट्स भी एक्सेस करेंगे, एंड प्रोफेशनल विल आल्सो बी एक्सेसिंग दिस फॉर वर्क फ्रॉम होम पर्पस। तो वी हैव अ कॉमन गोल जहाँ पे दिस एप्लीकेशन शुड बी यूज्ड बाय स्कूल, देन colleges as well as offices, तीनों यूज कर पाए। तो ये आपका गोल हो गया और उसी वही आपका इंटेंशन भी होना चाहिए, बेस्ड ऑन विच विल टेक अ एक्शन। वो एक्शन मतलब डिजाइन्स बनाएंगे हम लोग और उसको आपको क्या करना है, एक्शन पे लाना। और वहां पे आपको देखना है कि हम लोग के पास रियल वर्ल्ड एंटिटी क्या है एंड उसके हिसाब से आपको इंटरप्रेट करना है कि कोई एंटिटीज या कोई लोग अगर देखेंगे यूज करेंगे तो कैसे करेंगे, और उसके बेस के ऊपर आप फाइनल आउटपुट बना देंगे। बहुत सिंपल है। तो यहाँ पे ज़्यादा कोई टेक्निकल चीज़ें नहीं है इन GUI। सो एज यू कैन सी यहाँ पे वही पॉइंट्स दिए हुए, डिज़ाइन अ मॉडल, यहाँ पे बॉक्स डायलॉग, टास्क एजेंट आएगा, मुझे फाइल ट्रांसफ़र करना है तो दिस टास्क एजेंट कैन ट्रांसफर अ फाइल, और वो फाइल ट्रांसफ़र करने के लिए एक डायलॉग बॉक्स आएगा जिसमें स्टेटस आएगा, फाइल सेंड हुआ या नहीं हुआ, है ना। इम्प्लीमेंटेशन मॉडल, लुक एंड फील ऑफ द इंटरफेस कितना अच्छा है, सो इट शुड फील कंफर्टेबल। देन ट्रांसलेशन अवेलेबल होने चाहिए, लाइक अगर मुझे इंग्लिश नहीं आता है तो कोई दूसरे लैंग्वेज में ट्रांसलेशन होना चाहिए। देन यूजर्स मेंटल मॉडल,
अब मेंटल मॉडल का मतलब क्या है? Why did you add this button to the user interface? तो ये क्या बोल रहा है भाई, आपने बोला था तो मैंने ऐड किया. Why would I tell you that you always suggest random changes to create the illusion of adding the value? Well, remove that button. It's only on your copy. So मतलब क्या है कि हम लोगों ने कोई एक बटन, आपने बोला तो ऐड किया, आपने बोला तो हटा दिया, है ना? तो अभी हम लोग क्या बोल रहे हैं कि ट्राई टू मिनिमाइज द एफर्ट्स. लाइक अभी यूजर अगर 10 बार क्लिक कर रहा है, उसके जगह पे एक ही बार में अगर उसका काम हो जाए तो कितना बेटर रहेगा. फॉर एग्जाम्पल, वी हैव एन ऑप्शन. आप देखो कि हम लोगों ने एग्जाम्पल लिया था व्हाट्सएप का, जहाँ पे स्टार्टिंग में इफ आई सेंड यू 50 इमेजेस तो 50 टाइम्स यू सपोज टू क्लिक. और आज के टाइम पे इफ आई सेंड यू 50 इमेजेस तो उसका एक एल्बम बनेगा और एक ही बार में वो काम हो जाएगा, है ना? तो यहाँ पे आप देखो कि पहले मुझे 50 टाइम्स आई सपोज टू क्लिक, बट वही सेम काम मेरा एक ही टाइम में हो रहा है अभी. सो वो क्या हो गया, दिस इज समथिंग विच इज बेटर. देन सिक्योरिटी पैटर्न कितना बेटर है, तो उन्होंने अपने सिक्योरिटीज अपडेट कर दी है. तो ये सारे हम लोगों के बेनिफिट्स है व्हेन वी टॉक अबाउट दिस पार्ट. ठीक है. द प्रोसेस ऑफ डिजाइनिंग में क्या होगा, देखो सबसे पहले तो व्हाट वी वांट, दैट इज द एथनोग्राफी, मतलब कल्चर, टेस्ट ऑफ पीपल, व्हाट दे वांट, है ना, व्हाट दे आर इंटरेस्टेड इन, व्हाट इज देयर वर्सेस व्हाट दे वांटेड. सिनारियो क्रिएट करेंगे, एनालाइज करेंगे, उसके बेस के ऊपर हम लोग क्या करेंगे, डिजाइन्स बनेंगे. ये डिजाइन्स का प्रोटोटाइप बनेगा, वापस उसको हम लोग इवेल्युएट करेंगे. इफ फ्यू थिंग्स आर मिसिंग, वापस एनालाइज करो, गाइडलाइन प्रिंसिपल्स बनेंगे, और प्रिसाइज स्पेसिफिकेशंस एक बार आ गए प्रोटोटाइप के बेस पे, तो उसको फिर हम लोग क्या करेंगे, कोड करेंगे, टेस्ट होगा एंड डिप्लॉय होगा ऑन द क्लाइंट एंड. दैट्स इट. क्लियर है? सो ये हम लोग के पॉइंट्स है. नाउ एज यू कैन सी कंसेप्ट ऑफ गुड एंड बैड डिजाइन. सो यहाँ पे आपको क्या बोला है, कंसेप्ट ऑफ गुड एंड बैड डिजाइन में क्या आएगा, अफोर्डेंस, कंस्ट्रेंट्स, जो पहले बताया वही है. तो हम लोग पहले परसीव द प्रॉपर्टी, कहाँ पे क्या बटन आना चाहिए, कहाँ पे क्या बटन नहीं आना चाहिए, ये पहले देखो समझो, बराबर है. जो कंडीशंस रहेंगे वो कंडीशंस ऐड करेंगे, उसके बेस के ऊपर हम लोग यहाँ पे प्रोटोटाइप बनाएंगे, मैप करेंगे कौन से कंट्रोल कहाँ पे होने चाहिए. इजीली इट शुड बी विजिबल टू आवर यूजर्स. टेक अ फीडबैक कि अभी आपको जो अपडेट दिया है वो कैसे बेटर लग रहा है, नहीं लग रहा है. आप देखो जीमेल, व्हेन जीमेल प्रोवाइड्स यू सम न्यू फीचर्स और फंक्शंस, वो आपको ये ऑप्शन भी देखता है कि यू कैन गो बैक टू योर प्रीवियस वर्जन एज वेल. तो उसका बेनिफिट क्या होगा कि आप अगर नया जो लेआउट दिया है उससे अगर आप कंफर्टेबल नहीं है, यू कैन गो बैक टू योर प्रीवियस वर्जन अगेन, और जो ओल्डर सिस्टम जैसे वर्क कर रहे थे, जैसे ऑप्शंस थे आपके पास, वैसे ही सेम फंक्शंस वापस आ जाएंगे. So a user interface analysis, user requirements include 400 features, but do you realize that no human would be able to use the product with that level of complexity? So क्या आपको यहाँ पे क्या बोला है, easy to use बना दो, और उसमें बहुत सिंपल वे में जो चीज रिक्वायर्ड है उतने टू द पॉइंट चीजें रखो, या फिर अगर ज्यादा फंक्शंस भी है तो भी उसको इतने इजी वे में कर दो कि यूजर को वो चीजें डिफिकल्ट ना लगे. गेटिंग? अब जैसे हम लोगों ने यहाँ पे एग्जाम्पल लिया था ऑफ दिस जोमेटो, तो यहाँ पे मैं कितने फंक्शंस प्रोवाइड कर रहा हूँ, अगर इसी को मैं अगर ये वे में प्रोवाइड ना करूँ तो आप सोचो कि कितने सारे फंक्शंस हो जाएंगे एंड यूजर के लिए कितना डिफिकल्ट हो जाएगा. अगर मैं अलग अलग ऐसे ऑप्शंस प्रोवाइड करूँ तो स्टार्टिंग में यूजर को सिर्फ ऑनलाइन फूड मेन्यू दिखेगा या फिर यही वाला दिखेगा, तो उसको पता ही नहीं चलेगा कि हाँ हम लोग यहाँ पे बाहर जाने के लिए भी ऑप्शन दे रहे हैं, या ऑनलाइन फूड ऑर्डर के लिए ऑप्शन दे रहे हैं, या फिर हम लोग कोई सजेशंस भी दे रहे हैं अबाउट नाइट लाइफ, या कोई प्रो सर्विस अवेलेबल है. लेकिन हम लोगों ने चीज़ों को सिंपल करके दिया है. तो अभी यहाँ पे अगर जोमेटो पे 100 फंक्शंस भी है, लेकिन आपको इतना सिंपल करके दिया ना, बैकग्राउंड में 100 फंक्शंस काम कर रहे हैं, फ्रंट एंड में आपको उसका कोई तकलीफ नहीं है, आपके लिए वो चीज़ें सिंपल ही है. सो वही है. सो एलिमेंट्स ऑफ यूजर इंटरफेस, वी हैव 4 एलिमेंट्स. यूजर, उसके क्या टास्क है, उसके क्या कंटेंट होनी चाहिए, और वो कौन से एनवायरनमेंट में उसको वर्कआउट करेगा, लाइक मोबाइल में, लैपटॉप पे, स्मार्ट टीवी पे, है ना, वो देखेंगे. सो यूजर एनालिसिस, यूजर्स मेंटल मॉडल, डिजाइन मॉडल टू कवर. अब यहाँ पे आपको क्या बोला है, वी हैव फ्यू पॉइंट्स हियर. देखो, फर्स्ट पॉइंट इज डिजाइन अ मॉडल based on the understanding.
नाउ हाउ दिस पीपल यूज दिस सिस्टम, ये आपको देखना पड़ेगा. इंफॉर्मेशन कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम यूजर इंटरव्यू, end users, sales input from the sales people who interact with customer and user on the regular basis, marketing input based on market analysis, understand how different population segments might use the software, सपोर्ट इनपुट फ्रॉम द सपोर्ट स्टाफ, है ना. सो ये हम लोगों ने अलग अलग लोगों के पास इन्फॉर्मेशन लिया है और उसके बेस के ऊपर हम लोग कुछ चीजें देख रहे हैं. अ सेट ऑफ क्वेश्चंस वुड बी आंसर्ड ड्यूरिंग द यूजर एनालिसिस लाइक ऑब्जर्वेशन, लिसनिंग टू यूजर्स, ब्रेनस्टॉर्मिंग, है ना. एक छोटे मॉडल बनाएंगे, स्केचेस बनाएंगे. तो ये सबसे हम लोगों को यूजर के एक्टिविटीज को इजीली एनालाइज करने का ऑप्शन मिलेगा ना. सो यहाँ पे वही दिया है. तो यूजर एनालिसिस क्वेश्चन में हम लोगों को क्या बोला है, लाइक एज यू कैन सी समटाइम्स इट्स क्वाइट डिफिकल्ट. सो हम लोग थोड़े बहुत रिसर्च करते हैं. अब रिसर्च का मतलब क्या हो गया, वी हैव रिसर्च का मतलब हो गया वी बेसिकली एनालाइज. आपने देखा रहेगा कि जो गूगल एनालिसिस है या गूगल एनालिटिक है, वो देखेगा कि यूजर्स कोई एक वेबसाइट के ऊपर सबसे ज्यादा कौन से फंक्शंस यूज कर रहे हैं, और वो वही फंक्शंस है जो सबसे पहले आपके सामने अवेलेबल है या विजिबल है. तो अगर आप यहाँ पे लैब में हो तो आप ऐसे रिसर्च करोगे विद द हेल्प ऑफ एनालिटिक टूल. अगर आपके पास वो एनालिटिक टूल नहीं है तो अगर वो आपके पास एनालिटिक टूल नहीं है तो आप क्या करेंगे, आप कोई दूसरे वे में रिसर्च करने का ट्राई करेंगे. सो वी हैव अ मैकेनिकल टर्म, अ यूजर ट्रेन प्रोफेशनल टेक्नीशियन क्लर्क एंड मैन्युफैक्चरिंग वर्कर वो नहीं होंगे. सो यहाँ पे कौन से टाइप के यूजर्स है और उनके मेन प्रॉब्लम क्या है, वो कौन से टाइप के सिस्टम्स पे वर्क कर रहे हैं, उनके पास जो टेक्नोलॉजी लेवल है वो क्या है, इफ दे हैव इंटरनेट सो वो कितना फास्ट या स्लो है. सो आपको क्या बोला है, अ लेवल ऑफ फॉर्मल एजुकेशन जहाँ पे आप ये सॉफ्टवेयर ऐड करने वाले हो, है ना. आर यू यूजर द कैपेबल ऑफ लर्निंग ऑन देयर ओन, ये आप देखेंगे. देन एक्सपर्ट टाइपिस्ट अगर है तो वो कीबोर्ड पे कैसे वे में वर्क करेंगे. एज रेंज जो यूज करने वाले हैं वो कौन सा है, एंड इज गोइंग टू बी अ प्रोमिनेंट फॉर एनी वन जेंडर. तो ये हम लोग देखेंगे. तो उनके टेस्ट के हिसाब से भी मेक सम थिंग्स, बराबर है. सो वो पॉइंट के ऊपर भी हम लोग यहाँ पे एनालाइज करते हैं चीजों को. सो ये आप देखो कि आप अगर यूज करने वाले हैं तो मेनली सपोज आई से कि बॉयज आर द वन हु इज गोइंग टू यूज दैट सॉफ्टवेयर, और वी हैव सम अदर पीपल हु इज गोइंग टू वर्क ऑन दैट सॉफ्टवेयर, या फिर कौन से टाइप के लोग रहेंगे हु इज गोइंग टू एग्जैक्टली वर्क ऑन दैट सॉफ्टवेयर. तो ये सर्टेन पॉइंट्स है, उसके ऊपर हम लोग वर्कआउट करेंगे. कंपेंसेटेड फॉर द वर्क, नॉर्मल ऑफिस आवर्स क्या है, जब आपके सॉफ्टवेयर के ऊपर सबसे ज्यादा प्रेशर रहेगा, है ना, तो वो टाइम पे हम लोग कैसे चीजों पे वर्कआउट करेंगे. एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द वर्क यूजर्स, हाउ वी आर गोइंग टू डू दैट. स्पोकन लैंग्वेजेस अमंग द यूजर्स, सो आपको अगर कोई ट्रांसलेशन प्रोवाइड करना है तो वो कैसे ट्रांसलेशन हम लोग प्रोवाइड करेंगे. सम कॉन्सिक्वेंसेज, एक्सपर्ट्स इन द सब्जेक्ट मैटर कौन रहेंगे जिसके पास से हम लोग हेल्प ले सकते हैं, है ना. कौन सी टेक्नोलॉजीज यहाँ के यूजर्स को पता है जो टेक्नोलॉजी के बेस के ऊपर हम लोग अपना एप्लीकेशन बनाएंगे. सो दिस आर द बेसिक पॉइंट्स. टास्क एनालिसिस मॉडलिंग. सो अब देखो यहाँ पे क्या बोला है, वर्क द यूजर परफॉर्मेंस इन सम स्पेसिफिक सर्कमस्टेंसेस. लाइक हम लोग देखेंगे कि अगर यूजर्स जब अगर एग्जाम दे रहे हैं तो वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं या टेंस रहते हैं, तो वो टाइम पे कोई सिंपल फंक्शंस भी अगर आप प्रोवाइड करोगे तो एग्जाम प्रेशर के अंदर वो उनको इजीली नहीं दिखेगा. तो वो टाइम पे हम लोग उनके टास्क सब टास्क कैसे डिवाइड करेंगे, उनको कैसे हेल्प करेंगे हम लोग, है ना. ये सीक्वेंस में फ्लो कैसे होना चाहिए, हायरार्की कैसे चलना चाहिए, और उसके लिए हम लोग यूज केसेस बनाएंगे, कंटेंट एनालिसिस बनाएंगे, लाइक कैरेक्टर बेस्ड रिपोर्ट्स, ग्राफिकल डिस्प्ले, मल्टीमीडिया इंफॉर्मेशन, ये सब आएंगे. देन उसके आगे क्या है, जनरेटेड बाय कंपोनेंट इन अदर पार्ट्स ऑफ द एप्लीकेशन, acquired from data stored in the data sets, etc etc. So ये देखो, ये हम लोग जो पढ़ रहे हैं ना वही सेम चीज है. तो ये कोई बहुत डिफिकल्ट चीजें नहीं है, ठीक है. ऑन स्क्रीन आइडेंटिफिकेशन, रिपोर्ट्स टू बी पार्टीशन फॉर द ईज ऑफ अंडरस्टैंडिंग, मूविंग डायरेक्टली टू द समरी, ग्राफिकल आउटपुट स्केल टू फिट विद इन द बाउंड्स, कलर यूज टू एनहांस, एरर मैसेजेस एंड वार्निंग प्रेजेंट कैसे हम लोग करेंगे. सो वर्किंग एनवायरनमेंट वही बता रहा है आपको. फिट इनटू नेटवर्क एनवायरनमेंट, द टाइप ऑफ लाइटिंग, डिस्प्ले साइज एंड हाइट्स, कीबोर्ड साइज, हाइट्स, ईज ऑफ यूज, माउस टाइप कौन सा हो सकता है, अगर कोई सराउंडिंग नॉइज अगर आ रहा है तो उसको हम लोग कैसे एलिमिनेट करेंगे, स्पेस लिमिटेशन, वेदर कंडीशंस, टेम्परेचर और प्रेशर,
टाइम कंस्ट्रेंट्स कैसे बताएंगे, है ना, ये बेसिक पॉइंट रहेगा। हाउ फास्ट और हाउ लॉन्ग योर एप्लीकेशन इज गोइंग टू कंटिन्यूअसली वर्क ऑन सम फंक्शंस। सो दिस आर द बेसिक पॉइंट्स जिसको हम लोग यहाँ पे वर्कआउट करेंगे। आई होप दिस इज वेरी क्लियर टू एवरीवन। सो यहाँ पे वही सब आपको बताया हुआ है कि इसको ही हम लोग एक प्रॉपर वे में बताएंगे। लाइक इफ वी हैव जैसे राइट नाउ ऑन MS टीम वी हैव दिस माइक कैम, है ना, वर्चुअल कीबोर्ड अगर हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं तो उसको हम लोग कैसे वर्कआउट करेंगे। एंड इफ यूजर इज वर्किंग ऑन द वर्चुअल कीबोर्ड, और अगर एक्चुअल कीबोर्ड से भी अगर कोई की प्रेस हो रहा है तो कैसे वर्कआउट करेंगे। सेम वे यहाँ पे पासवर्ड्स के लिए क्या सिक्योरिटी या कैसे दिखेंगे, विजुअलाइजेशन उसका कैसे रहेगा। सो दिस आर द बेसिक पॉइंट्स। आप देखो कि अभी ये सारी चीज़ें जो है वो डिफिकल्ट नहीं है। यूजर इंटरफेस डिजाइन कैसे बनाएंगे, तो बेसिक से पॉइंट्स है। जो टेक्निकल थे उसमें मैंने बहुत डिटेल में आपको चीज़ों को एक्सप्लेन किया है। अब इसमें मुझे ज़्यादा चीज़ें एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। तो ड्यूरिंग यूज़र इंटरफेस एनालिसिस क्या पॉइंट्स पे हम लोग फोकस करेंगे, तो आप ये बहुत ईजिली पढ़ सकते हो। ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। आपको बहुत सिंपल वे में मैंने यहाँ पे नोट्स बना के दिए, आप एक बार ध्यान से पढ़ो। कुछ अगर डाउट रहेंगे तो पूछो मुझे। देन गाइडलाइंस फॉर एरर मैसेजेस, यहाँ पे ये सिंपल वे में आपको एरर मैसेजेस जो है वो डिस्प्ले करने आने चाहिए, ठीक है। लाइक अगर कोई एरर है तो यहाँ पे सिर्फ ऐसे फेल करके मत बताओ। सो फेल करके अगर बताएंगे तो यूजर को पता ही नहीं चलेगा ना कि क्या फेल हो गया। लेकिन उसकी जगह पे अगर मैं बता रहा हूँ कि फेलियर क्यों है, बिकॉज वी हैव अ डिफरेंट फाइल नेम्स, तो ये भी मैं आपको एरर्स बताने। देन आपको यहाँ पे अगर मैं व्यू पे जाऊंगा, सो वी हैव अ डिफरेंट टूल बार्स। सो कौन से टूल बार क्या पर्पस के लिए, आप अलग से यहाँ पे हाईलाइट करो। एंड प्रोवाइड अ ऑप्शन, लाइक राइट ऑप्शन है तो इस पे अगर मैं क्लिक करूंगा तो ये विजिबल होंगे, इस पे अगर क्लिक करूंगा तो ये इनविजिबल हो जाएंगे, है ना। ये हम लोग यहाँ से बता सकते हैं। यूजर इंटरफेस इवेल्युएट करेंगे, मतलब टाइम टू टाइम हम लोग देखेंगे कि नंबर ऑफ क्लिक्स हम लोग कहाँ पे मिनिमाइज कर सके। कुछ फंक्शंस जहाँ पे यूजर को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है एक्सेस करने में, या उसको समझ में नहीं आ रहा है, तो उसको धीरे धीरे हम लोग और बेटर बनाने का ट्राई करेंगे, है ना। नेक्स्ट थिंग आप देखो, यहाँ पे आपको क्या बोला है कि आपको एक प्रोटोटाइप बताना है एंड यूजर का मेमोरी पे जो लोड है उसको मिनिमाइज करना है। लाइक अगर आप फोन में भी आप देखो कि आप कोई लोगों को अगर बार बार फोन कर रहे हैं ना, तो वो आपके फेवरेट लिस्ट में अलग से आ जाता है। सो आपको अगर नेक्स्ट टाइम उनको कॉल करना है तो आपको अलग से उनको फेवरेट में ऐड करने की जरूरत नहीं पड़ती है, वो बाय डिफॉल्ट वहां पे अवेलेबल रहेंगे। आप कुछ चीजें गूगल करते हैं तो आपको वो बेनिफिट क्या दे रहा है कि आपको पूरा स्टेटमेंट लिखने की जरूरत नहीं है, आप थोड़ा कुछ लिखो, आगे के वो सजेशंस देगा आपको। देन नेक्स्ट थिंग आप देखो कि अभी अगर मुझे कोई रेस्टोरेंट या होटल पे जाना है, तो मैं जब यहाँ पे जाके अगर जोमेटो पे अगर मैं क्लिक करूंगा तो उसके बाद में आगे मुझे अब वापस गूगल मैप्स कैसे यूज करना है। सपोज मुझे यहाँ पे जाना है, यहाँ पे या यहाँ पे, तो जब अगर मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, सो यहाँ पे देखो मुझे 4 ऑप्शन दे रहा है। आइदर आई कैन बुकमार्क दिस, आई कैन शेयर विथ माय फ्रेंड्स, आई कैन ऐड अ रिव्यू कि मुझे कैसा लगा ये, आई कैन ऑल्सो प्रोवाइड अ डायरेक्शन टू दिस। सो डायरेक्शन का मतलब यहाँ पे देखो डायरेक्टली यहाँ पे भी डायरेक्शन ऑप्शन आपको बता रहा है। आई कैन कॉपी पेस्ट दिस एड्रेस एंड सेंड इट टू अदर पीपल। सो अगर मुझे यहाँ पे मीटिंग या पार्टी सेट करना है तो मुझे हर किसी को अलग से ये डायरेक्शन बताने की जरूरत नहीं है, मैं डायरेक्टली यही एड्रेस कॉपी कर लूंगा, है ना। आई कैन कॉपी दिस और वो मैं कॉपी पेस्ट जहाँ पे भी चाहिए मैं वहां पे पेस्ट कर दूंगा। अगर मुझे खुद से अगर जाना है तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली क्या कर सकता हूँ, डायरेक्शन पे जा सकता हूँ। अब कैंसिल हो गया कि यहाँ पे फिजिकली नहीं जाना है, वी कैन डायरेक्टली ऑर्डर, तो यहाँ पे ऑर्डर ऑनलाइन में ऑप्शन आ गया आपके पास, है ना। सो अब देखो मुझे गूगल मैप्स पे अलग से जाने की जरूरत नहीं है, ये डायरेक्टली गूगल मैप्स पे सारे इन्फॉर्मेशन पिन पॉइंट करके मुझे वो ओपन करके देगा। एंड आई कैन जस्ट डायरेक्टली फाइंड कि ओके दिस इज माय डायरेक्शन, योर लोकेशन। यहाँ पे मैं खाली अपना लोकेशन डालूंगा, डेस्टिनेशन इज ऑलरेडी सिलेक्टेड है। और उसके बाद मुझे कार से जाना है, बस से जाना है, कैसे जाना है, वो आई कैन प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन हियर। सो ये क्या हो गया, दिस इज समथिंग जो आपके लिए ये चीजों को सॉर्ट आउट करके दे रहा है, ठीक है। इसको हम लोग इवेल्युएट करना बोलते हैं, इवेल्युएशन, जहां पे आपका एक एप्लीकेशन है और उसके साथ में दूसरा एप्लीकेशन कनेक्टेड है, तो वो एप्लीकेशंस को आपको सीखने की जरूरत नहीं है, आपके मेमोरी पे आपको लोड लेने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं होगा कि ओके आपको जोमेटो में उसने एड्रेस सब कुछ बता दिया, अब उसको ढूंढने के लिए आपको ड्राइव करके वहां पे जाना है, या सपोज बस या ट्रेन से जाना है तो अभी वापस आपको कौन सा बस या ट्रेन वहां पे जाता है वो ढूंढना पड़ेगा। ये काम आपके लिए गूगल मैप्स कर रहा है। तो जोमेटो ने
अपना काम एफिशिएंटली करके उसके बाद गूगल मैप्स के एपीआई ऐड कर दिए, तो अभी आपको एड्रेस या जो भी कुछ है वो गूगल मैप बता देगा, वो उसका काम है, वो काम अपना एफिशिएंटली कर रहा है। तो आप देखो कि जब हम लोग 2-3 एप्लीकेशन अपने एफिशिएंसी लेवल्स पे काम कर रहे हैं तो आपको फाइनल आउटपुट जो मिलेगा वो और बेटर मिलेगा। सो इसके लिए नेवर ट्राई टू वर्क ऑन योर ओन फॉर ऑल सच एप्लीकेशंस। आप हर एक चीज बेस्ट नहीं बना सकते, उससे बेटर कि आप कोई एक चीज बेस्ट बनाओ और दूसरा जो वो बेस्ट बना रहा है उसको इंप्लीमेंट करो अपने प्लेटफॉर्म पे, ये बेनिफिट होता है। ठीक है, सो वही होगा डिजाइनिंग में, रिव्यू रिफाइन प्रोटोटाइप, रिव्यू रिफाइन प्रोटोटाइप, दिस इज व्हाट वी वर्क ऑन। सो यूजर इंटरफेस इवैल्यूएशन होगा, डिजाइन बनाएंगे, प्रोटोटाइप बनाएंगे, इवैल्यूएट करो, डिजाइन प्रोटोटाइप इवैल्यूएट, दैट इज द थिंग विच गोज ऑन। और यहाँ पे ये समरी दिया हुआ है आपको। Next we have, now we are done with this chapter. Okay, I'll just take 1 minute break. Okay, so now we'll continue with our next topic, that is this one, project management. अब देखो सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, ये आपका टीवाई में अलग से सब्जेक्ट भी है। यहाँ पे हम लोग सिर्फ एक चैप्टर में ये चीज पढ़ने वाले हैं, एंड इन टीवाई आपको एक पूरा बड़ा चैप्टर आएगा इसके ऊपर, सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एसपीएम, सेम 5 में, और उसी में आपका प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट भी बनेगा। सो एसपीएम का प्रैक्टिकल, दैट इज योर प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट। सो सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, इसका मतलब क्या है, वी हैव अ फिजिकल प्रोजेक्ट्स एज वेल। जैसे रोड कंस्ट्रक्शन चल रहा है, तो अगर रोड कंस्ट्रक्शन अगर चल रहा है तो उसका बजट क्या होना चाहिए। आप देखो कि इंडिया में बहुत सारे हम लोगों के बिल्डिंग हाईवे प्रोजेक्ट्स होते हैं, फ्लाईओवर बनाने के प्रोजेक्ट्स होते हैं, कोई डैम बनाने के प्रोजेक्ट्स होते हैं। अब कभी कभी क्या होता है कि वो जो प्रोजेक्ट्स है ना वो कभी कभी डिले हो जाता है, एंड जो टाइम पे सपोज 5 इयर्स पहले हम लोगों ने या 3 इयर्स पहले जब हम लोगों ने प्रोजेक्ट चालू किया था, वो टाइम पे वो रोड या ब्रिज या डैम कंस्ट्रक्शन के लिए जो भी हम लोगों ने मटेरियल, फिजिकल मटेरियल डिमांड किया था, उसका कॉस्टिंग अलग था, और अभी आपका उसका कॉस्टिंग जो है वो अलग है। गेटिंग मतलब सपोज हम लोग को रोड कंस्ट्रक्शन करना है, तो सीमेंट के रेट्स जो थे वो 100 रुपीज पर केजी थे वो टाइम पे, और अभी वो 150 हो गए। तो मतलब क्या हो गया, आपका मेन जो प्रोडक्ट है उसके रेट्स जो है वो उस पर अभी इन्फ्लेशन अप्लाई हो गया। सो उसकी वजह से आपका जो फाइनल प्रोडक्ट जो बनेगा उसके रेट्स या उसके प्राइजेस जो है वो चेंज हो जाएंगे। दैट्स फर्स्ट थिंग। दूसरी बात कि अभी हर कोई हर एक प्रोजेक्ट कंप्लीटली खुद से नहीं बना सकता, ऑन टाइम आपको करना है, किस पे कितना इन्वेस्ट करना है वो भी आपको पता होना चाहिए। लाइक अगर मैं नया कोई प्रोजेक्ट बना रहा है, जैसे आप देखो कि गवर्नमेंट्स अगर कोई प्रोजेक्ट्स बनाता है तो वो प्रोजेक्ट्स के बारे में लोगों को भी इंफॉर्मेशन होना चाहिए। जैसे अगर हम लोग नया डैम या हाईवे बना रहे हैं सपोज, तो लोगों को अगर पता चलेगा कि ओके ये एक न्यू हाईवे अगर बन रहा है तभी तो लोग उसको यूज करेंगे, कोई एक टनल बन रहा है तभी तो लोग उसको यूज करेंगे। सो यहाँ पे हम लोग क्या बोल रहे हैं, वी हैव दिस टनल और हाईवे, वॉट एवर वी से, ये हम लोग के पास ऑप्शंस यहाँ पे अवेलेबल है ना, और वो हम लोग लोगों को एडवर्टाइज करेंगे। सो स्टार्टिंग में क्या हो रहा था कि बहुत बार एडवर्टाइजमेंट्स के ऊपर आपका ज्यादा एफर्ट्स जा रहे थे कंपेयर टू व्हाट वी आर इन्वेस्टिंग ऑन डेवलपमेंट, या फिर कभी कभी ऐसा होता था कि आप एडवर्टाइजमेंट्स के ऊपर ही ज्यादा इन्वेस्ट कर रहे थे, और जिससे आपका ओरिजिनल प्रोजेक्ट का जो कॉस्टिंग है डेवलपमेंट का वो कहीं ना कहीं कम हो रहा था। सो नाउ वी सपोज टू बैलेंस बोथ दिस थिंग्स। कौन से दोनों चीजें आपको बैलेंस करना है, फर्स्ट आपका डेवलपमेंट और एडवर्टाइजमेंट या बाकी के जो कम्युनिकेशन रहेंगे, प्लस एट सेम पॉइंट ऑफ टाइम फ्यूचर में अगर इसको और बेटर बनाना है तो उसके लिए भी आपको कहीं ना कहीं चीजें स्पेयर में रखने पड़ेंगे। सो प्रोजेक्ट मतलब सेट ऑफ लिंक्ड एक्टिविटीज, छोटे छोटे, जिसको सबको हम लोग एक सीक्वेंस में फॉलो करेंगे, और कोई एक पॉइंट ऑफ टाइम पे आपका वो पूरा प्रोजेक्ट पूरा एक पार्ट बन के रेडी हो जाएगा। बराबर है। ओके, आई होप प्रोजेक्ट मैनेजमेंट दिख रहा है ना सबको, विजिबल है पीडीएफ एवरीवन। हेलो हेलो। Yes, sir.
सो यहाँ पे आपके पास सो हम लोग के पास यहाँ पे सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट पॉइंट है, जिसके अंदर आपको क्या बोला, अब जो सर्टन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसेप्ट हम लोग फिजिकल प्रोजेक्ट पे अप्लाई कर रहे थे, वैसे ही कुछ हम लोग सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट के ऊपर भी अप्लाई करते हैं, बिकॉज मोस्ट ऑफ थिंग्स रिमेन्स द सेम हियर एज वेल। सो सबसे पहले आपको क्या बोला है, वी कंसर्न विद द एक्टिविटीज इन्वॉल्व इन इंश्योरिंग दैट द सॉफ्टवेयर इज डिलीवर्ड ऑन टाइम, on schedule and in accordance with the requirement of organization developing and producing the software। तो आपको ऑन टाइम प्रोवाइड करना है, क्योंकि अगर डिले हो गया तो क्या होगा कि कहीं ना कहीं आपके जो मेन रेट्स है वो चेंज हो जाएंगे, चेंज मतलब बढ़ जाएंगे रेट्स। जैसे अगर हम लोग कोई हाईवे या कोई हाइड्रो प्रोजेक्ट्स या कोई दूसरे टाइप के प्रोजेक्ट्स की बात करते हैं, तो वहाँ पे आपको सेट ऑफ एक्टिविटीज पता रहता है कि ओके पहले ये टास्क करेंगे, देन ये टास्क करेंगे, ये टास्क में इतना टाइम लगना चाहिए, इसमें इतना टाइम लगेगा, एंड बेस्ड ऑन दिस आपका फाइनल कोई प्रोजेक्ट का कॉस्टिंग आएगा। अब आपको अगर वो कॉस्टिंग पता है और आपको टाइम पता है, अगर वो टाइम अगर एक्सटेंड हो गया तो आपको जो एम्प्लॉयज है या जो भी वर्कर्स आपने रखे हैं वो उतने एक्स्ट्रा टाइम वहां पे काम करेंगे। सो वो क्या हो गया, आपका एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट हो गया वो उस पर, राइट। सो यहाँ पे एज यू कैन सी आपको क्या बोला है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इज अ नीडेड बिकॉज सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इज ऑलवेज सब्जेक्ट टू बजट एंड शेड्यूल कंस्ट्रेंट्स। मतलब एक स्पेसिफिक फिक्स्ड कॉस्ट के ऊपर ही वो आ रहा है, तो वो कॉस्टिंग के अंदर अगर आप बना सकते हो तो ही वो सक्सेस होगा, और वो टाइम पे अगर आप प्रोवाइड कर सकते हो तो ही सक्सेस होगा। अगर वो टाइम पे आप प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हो, अगर डिले हो रहा है, देन दैट विल क्रिएट अ प्रॉब्लम इटसेल्फ। तो सक्सेस क्राइटेरिया क्या बोला है, डिलीवर द सॉफ्टवेयर टू कस्टमर एट अग्रीड टाइम, ओवरऑल कॉस्टिंग जो है वो उसके बजट जो है उसमें ही रहना चाहिए, उससे ओवर नहीं जाना चाहिए, डिलीवर सॉफ्टवेयर दैट मीट्स द कस्टमर एक्सपेक्टेशन, दैट सेकंड पॉइंट, एंड मेंटेन अ हैप्पी एंड वेल फंक्शनिंग डेवलपमेंट टीम। नाउ यहाँ पे एज यू कैन सी आपको क्या बोला है, सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट अ प्रोडक्ट इज इंटेंजिबल, मतलब फिजिकल सॉफ्टवेयर अगर होते हैं ना तो वो उसको हम लोग देख सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं, एंड उसको टच करके वी कैन से कि ओके इसका क्वालिटी बेटर है नहीं है। अगर हाईवे है तो वी कैन यूज दैट highway for some heavy vehicle, and based on this we can verify वो कितना स्ट्रॉन्ग बना है नहीं बना है। सो वहां पे फिजिकल प्रोडक्ट्स आपके सामने होता है एंड देयर वी कैन वेरीफाई इट, हाउ मच इट इज बेटर और हाउ मच इट इज नॉट। But when we talk about a software products, those are intangible, मतलब उनको देख के हम लोग को पता नहीं चल रहा है कि वो प्रोडक्ट्स आप बना सकते, मतलब वो प्रोडक्ट कितना बेटर बना है नहीं बना है। अगर कहीं पे अच्छा GUI दे दिया है, सो वो सिक्योरिटी वाइज कैसा है ये हम लोग को पता नहीं है। सो देखो हम लोग बेसिकली जब आपको सॉफ्टवेयर के बारे में डिटेल पता नहीं होता है तो हम लोग क्या करते हैं, जैसे इफ वी परचेज अ हेलमेट, अब वो हेलमेट कितना स्ट्रांग है नहीं है ये हम लोग को कैसे पता चलेगा, वी डोंट नो, और हम लोग उसको तोड़ के तो देख नहीं सकते है ना, वो आपको कोई अलाउ भी नहीं करेगा। सो आपको उसके साथ सर्टिफिकेशंस आते हैं लाइक ISI मार्क या कोई मार्क आता है, तो एग्जैक्टली सिमिलर वे विद सॉफ्टवेयर वी हैव ISO मार्क्स। So a software product is intangible. Software cannot be seen or touched. Software project manager cannot see the progress by simply looking at the artifact. So इनबिल्ट कितना कंस्ट्रक्शन हुआ है, कौन से फंक्शंस आपने बनाने के बाद में उसको टेस्ट किया है, और वो टेस्टिंग लेवल क्राइटेरिया क्या है ये हम लोग को कुछ नहीं पता है। सो मेनी सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट्स आर वन ऑफ द प्रोजेक्ट्स। Large software projects are usually different in some way from the previous. Even managers who have lots of previous experience may find it difficult to anticipate the problems sometimes on some software कि क्यों प्रॉब्लम क्या आ रहा है और क्या रीजंस की वजह से आ रहा है, कहाँ पे आपको चेंजेस करने की जरूरत है। तो सॉफ्टवेयर प्रोसेस आर वेरिएबल एंड ऑर्गेनाइजेशन स्पेसिफिक, वी विल कैन नॉट रिलाई we still cannot reliably predict what a particular software process is likely to lead to development problems. मैनेजमेंट एक्टिविटी में क्या बोला है, वी सपोज टू हैव अ प्रोजेक्ट प्लानिंग प्रॉपर होना चाहिए, उसके लिए कौन आएगा, प्रोजेक्ट मैनेजर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्लानिंग, एस्टिमेशंस एंड अ टाइमिंग, कौन से टाइम पे क्या चीज डेवलप होना चाहिए और कौन काम करेगा उस पर, असाइनिंग अ पीपल। रिपोर्टिंग, अब हम लोगों ने जो एस्टिमेशंस दिए थे, जो टाइम बनाया था और वो टाइम पे जो लोगों को हम लोगों ने उस पर असाइन किया था,
है ना, वो टाइम पे वो लोगों ने वो काम किया या नहीं. प्रोजेक्ट मैनेजर यूजुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर रिपोर्टिंग ऑन द प्रोग्रेस ऑफ द प्रोजेक्ट टू कस्टमर एंड टू अ मैनेजर ऑफ द कंपनी डेवलपिंग द सॉफ्टवेयर. नाउ रिस्क मैनेजमेंट में हम लोगों ने क्या बोला है, वी हैव अ प्रोजेक्ट मैनेजर्स असेस द रिस्क दैट मे अफेक्ट द प्रोजेक्ट, monitor this risk and take action when problem arise. Now people management, प्रोजेक्ट मैनेजर हैव टू चूज अ पीपल फॉर देयर टीम. और ये जो है ना, ये बहुत एफिशिएंटली आपको चूज करने की जरूरत है कि आप जो उनको सिलेक्ट कर रहे हैं उनके पास वो कैलिबर, उनके पास वो स्पेसिफिक जॉब करने में इंटरेस्ट होना चाहिए, है ना. जैसे आप देखो कि वी हैव मेनी पीपल हु आर नॉट इंटरेस्टेड इन what we say, those people are not interested in development. ठीक है, दे आर देयर फॉर डिजाइनिंग और टेस्टिंग, और उनको उठा के अगर मैं डेवलपमेंट में डाल दूंगा, इट विल क्रिएट अ प्रॉब्लम फॉर देम फॉर एज वेल एज फॉर आवर प्रोजेक्ट. तो फॉर सिलेक्टिंग अ राइट पीपल और अ राइट पर्सन फॉर अ राइट जॉब, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो प्रपोजल राइटिंग होगा. फर्स्ट स्टेज इन अ सॉफ्टवेयर में इन्वॉल्व राइटिंग अ प्रपोजल टू विन अ कॉन्ट्रैक्ट. ये बहुत जरूरी है. मतलब इन टुडेज कट थ्रोट कॉम्पिटिशन, आप जो प्राइस पे अब देखो कि स्टार्टिंग में ना बिग रॉक या आज के टाइम पे हम लोग के पास वर्डप्रेस या विक्स ऐसे कोई साइट ज्यादा नहीं थे. तो आप एक वेबसाइट अगर बना देते तो अलग से आपको कॉन्ट्रैक्ट्स मिलते थे उसके. ठीक है, वी यूज टू हैव सच प्रोजेक्ट्स. तो आप अलग से वो प्रोजेक्ट्स बना सकते हो. लेकिन आज के टाइम पे क्या है, वी हैव सच ऑप्शंस अवेलेबल जहाँ पे इन 1 or 2 days only you will get your website ready. और वो भी आपको वहां पे कंटेंट डालने में टाइम लगेगा इसके लिए. अदरवाइज वर्डप्रेस या विक्स या ये कुछ भी यूज करके बाय जस्ट सिलेक्टिंग अ टेम्पलेट, थोड़े बहुत वहां पे जो कंटेंट है उसको चेंज करो, विद इन अ फ्यू आवर्स और विद इन हाफ एन आवर और 1 hour मेरा एक वेबसाइट रेडी हो जाएगा. तो यहाँ पे हम लोग क्या बोल रहे हैं कि आपको एक प्रपोजल राइटिंग में ये बताना आना चाहिए कि फर्स्ट स्टेज ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट इन्वॉल्व राइटिंग प्रपोजल टू विन अ कॉन्ट्रैक्ट. कैसे होगा, और ये रेडी ऑप्शंस अगर अवेलेबल है और उसके बाद अगर आप सॉफ्टवेयर बना रहे हैं किसी के लिए, तो याद रखो कि छोटे मोटे प्रोजेक्ट्स आपको मिलने नहीं है. क्योंकि अगर छोटे मोटे प्रोजेक्ट्स अगर मिलने हैं तो वो डायरेक्टली वहां से ही जाके लेंगे. हाँ, अगर उनको नॉलेज नहीं है तो फिर वो आपके पास आएंगे, और वो टाइम पे आपके पास क्लियर आइडिया होना चाहिए. तो अभी अगर मेरे पास कोई एक पर्सन अगर आ रहा है फॉर अ वेबसाइट, तो वो टाइम पे मैं वहां पे अभी उसको ये नहीं बोलूंगा कि ओके वी हैव दिस साइट और जहां से यू कैन डेवलप योर वेबसाइट. सो मेनली मैं उसके लिए वो वेबसाइट बना के लाइव करके दूंगा. तो वहां पे मेरा कॉस्टिंग और मेरा प्रॉफिट क्या आना चाहिए वो मैं उसको बताऊंगा. देर आर मेनी कंपनीज जो ये रेडी फीचर्स के बाद में भी दे से कि ओके भाई तू मुझे बना के दे दे, यू विल बी देयर टू हैंडल एवरीथिंग. मुझे ये चीजें भी टेक्निकल पता नहीं है, तो आपको वहाँ पे वो काम भी करना पड़ेगा. और वो टाइम पे अब यहाँ पे आपको रेडी चीज ही अगर डेवलप या अटैच करके देना है तो वहाँ पे तो ज़्यादा मेहनत नहीं होगा. लेकिन आपको कोई एक यूनिक पूरा प्रोजेक्ट बनाना है तो वो टाइम पे आपको बहुत ज़्यादा एनालाइज करना पड़ेगा. आप जो कॉस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं वो सेम कॉस्ट में या उससे लेस कॉस्ट में आपका कोई कॉम्पिटिटर राइवल कोई है वो भी अगर प्रोवाइड कर रहा है, सो ऑफ कोर्स क्लाइंट विल आस्क फर्स्ट ना कि भाई इफ आई एम गेटिंग द सेम प्रोजेक्ट और अ वेबसाइट एट लेसर कॉस्ट, 20% lesser cost compared to your cost, then why should I pay 20% more to you? So that should be an explanation you must have with you. या फिर हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि कभी हम लोग वहाँ पे कोई डिस्काउंट है, तो ये सब यहाँ पे हम लोग के पास होता है. इन शॉर्ट ये टेंडर राइटिंग प्रोसेस जो होता है ना वो हो गया. तो यहाँ पे अभी आपको नेक्स्ट क्या दिया है, रिस्क मैनेजमेंट. सो क्या बोला, इन रिस्क मैनेजमेंट इज कंसर्न विद आइडेंटिफाइंग द रिस्क एंड ड्रॉइंग अ प्लान्स टू मिनिमाइज देयर इफेक्ट ऑन द प्रोजेक्ट. A risk is a probability that some adverse circumstances will occur. Project risk affects schedule or resources. Product risk affects the. अब देखो प्रोजेक्ट में अगर रिस्क आया ना तो आपका टाइम टेबल डिले हो जाएगा. और आफ्टर दिस मंथ सपोज 28 फरवरी तक आई सपोज टू वर्क ऑन वन प्रोजेक्ट और 1 मार्च से मुझे कोई दूसरा प्रोजेक्ट चालू करना था. तो मेरे जो भी रिसोर्सेज आर ऑक्यूपाइड ऑन द प्रीवियस प्रोजेक्ट, दोज ऑल रिसोर्सेज शुड बी now will hand over those resources to some other project, है ना, वो उसके ऊपर काम करेंगे. लैपटॉप, कंप्यूटर्स, बाकी के जो भी रिसोर्सेज हम लोग हार्डवेयर सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज वी आर टॉकिंग अबाउट, एज वेल एज ह्यूमन रिसोर्सेज, दैट इज डिजाइनर, टेस्टर्स, डेवलपर्स, एवरीवन. आपका प्रोजेक्ट डिले हो गया,
तो अब इसमें से सर्टन रिसोर्सेज जो है वो हम लोग को प्रीवियस प्रोजेक्ट पे ही रखना पड़ेगा ना। तो सपोज अगर मैं बोल रहा हूँ कि हम लोगों के 2 डिजाइनर्स जो है, एक डिजाइनर, एक टेस्टर और 2 डेवलपर, अभी भी वो प्रीवियस प्रोजेक्ट पे रखना पड़ रहा है। मतलब नए प्रोजेक्ट जो आपको 1 मार्च से चालू करना था और वहां पे आपको जो रिसोर्स था उसमें क्या हो गया, शॉर्टेज हो गया ना अभी। तो आपका ये प्रोजेक्ट तो डिले हुआ, लेकिन आगे वाला जो आपने चालू किया वो भी वापस डिले हो जाएगा। सो ये आपका प्रोजेक्ट रिस्क हो गया। प्रोडक्ट रिस्क में क्या आएगा, क्वालिटी और परफॉर्मेंस कहीं ना कहीं जो है वो अगर आपने प्रॉपरली फॉलो नहीं किया, स्टैंडर्ड फॉलो नहीं किए, तो वो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज हो सकता है। एंड बिजनेस रिस्क मतलब आप जो सॉफ्टवेयर बना रहे हो उससे बेटर ऑप्शंस आपके कस्टमर के पास ऑलरेडी अवेलेबल है। तो अगेन दैट्स अ बिजनेस रिस्क कि आपका जो इन्वेस्टमेंट किया उसके ऊपर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट उतना नहीं मिला। फॉर एग्जाम्पल, मैंने अपने बिजनेस के लिए सॉफ्टवेयर बनाया so that I can efficiently handle my customer, I provide a better service to them. अब मैंने जो सॉफ्टवेयर बनाया है उस पे हम लोगों को बिजनेस रिस्क क्या हो गया कि आई हैव इन्वेस्टेड सपोज 50 lakhs। अब ये सेम अगर मैं बैंक में अगर एफडी बना के भी रखता था, सो बैंक सपोज टू प्रोवाइड मी 7 और 8% इंटरेस्ट, वॉट एवर इट माइट बी, 6% भी हो सकता है। तो यहाँ पे जो मिनिमम अगर सपोज लेट सपोज 8% रिटर्न मिल रहा था मुझे ईयरली बेस पे, अब उससे उतना या उससे कम रिटर्न अगर मुझे बिजनेस मतलब जो मैंने इन्वेस्ट किया उस पर मिल रहा है, दैट मीन्स दैट्स अ रिस्क फॉर माय बिजनेस कि पहले मेरे चीजें स्मूथ चल रहे थे, मैंने अपना टाइम वेस्ट किया ऑन डेवलपिंग दिस प्रोजेक्ट, इन्वेस्टमेंट किया और उस पर मुझे इतना रिटर्न ही नहीं मिल रहा है। गेटिंग? सो इफ आई हैव इन्वेस्टेड 50 lakhs, तो फर्स्ट ईयर में सपोज मेरे 5 लाख उसमें से रिटर्न आए, 10 लाख रिटर्न आए, या सेकेंड ईयर में लेट्स सपोज वी हैव इन्वेस्टेड टोटल 10 lakhs। अब 5 years में मैं इसमें प्रॉफिट में जा रहा हूं कि नहीं। सो सपोज फर्स्ट ईयर जो है इसमें मेरे 3 lakhs रिटर्न आए, सेकेंड ईयर में 5 lakhs रिटर्न आए, थर्ड ईयर में अगेन 6 lakhs रिटर्न आए। तो अब देखो आफ्टर थर्ड ईयर मुझे प्रॉफिट मिलना चालू हो गया। क्यों? फर्स्ट ईयर में मैंने जो 10 लाख इन्वेस्ट किए थे उसमें से कितने मिल रहे हैं मुझे, 3 lakhs मिल रहे हैं। सो अगर 10 - 7 करेंगे बचे कितने, 7 lakhs बराबर है। सो अभी उसमें से वापस मुझे कितने आ गए, 5 lakhs आ गए, मतलब अभी 2 लाख बच गए 10 में से जो इन्वेस्ट किया था। यही आपका 3 + 5 कितना हो गया, 8 lakhs हो गया ना यहाँ पे आपके। सो अभी मेरे 2 लाख और आने बाकी है जो मैंने स्टार्टिंग में इन्वेस्ट किए थे। सो थर्ड ईयर मुझे 6 lakhs का प्रॉफिट हो रहा है। सो मतलब मेरे टोटल 10 lakhs तो आ गए, प्लस 4 लाख मेरा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आया। अब अगर मैं 10 लाख अगर मैं बैंक में रखता था तो 3 years में मुझे कितना रिटर्न आता था वो मैं कैलकुलेट करूंगा। इफ दैट रिटर्न इज लेस देन 14 lakhs, ठीक है, जो मुझे यहाँ पे मिला है अभी, तो फिर मैंने ये जो इन्वेस्टमेंट किया वो काम का है। अगर यहाँ पे मुझे बैंक के पास से सपोज 15 लाख मिलने वाले थे, लेकिन यहाँ पे 3 साल में मुझे सिर्फ 14 lakhs रिटर्न हुए और फोर्थ ईयर में मुझे वापस उसमें अपडेट करना पड़ा। सो इट मीन्स कि मैं जो सॉफ्टवेयर डेवलप करने का सोच रहा हूँ वो मेरे काम का नहीं है। दूसरी बात, बिजनेस रिस्क में हम लोग ये भी देखेंगे, इफ देर आर सम स्टैंडर्ड सॉफ्टवेयर विच आर अवेलेबल, लाइक आर कॉलेज इटसेल्फ, उन्होंने अपना सॉफ्टवेयर के बदले क्या सिलेक्ट किया, MS टीम, अ रेडीली अवेलेबल सॉफ्टवेयर विच इज अवेलेबल ऑन सब्सक्रिप्शन। सो अगर मुझे चाहिए तब तक मैं रखूंगा, नहीं चाहिए आई विल कैंसिल दिस सब्सक्रिप्शन। सो मुझे अलग से ऐसे कोई सॉफ्टवेयर पे इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो अब ये लॉकडाउन 1 year 2 years जितने भी टाइम रहे, वी कैन ईजिली वर्क विद दिस सब्सक्रिप्शन। सो एक बार मैं चलो ये बना भी लूँ सॉफ्टवेयर, लेकिन उसके बाद में मुझे उसको मेंटेन भी करना पड़ेगा ना। सो मेंटेनेंस का कॉस्ट विल इज गोइंग टू बी अ बिग बर्डन फॉर मी। लाइफ टाइम हम लोग ऑनलाइन कॉलेज नहीं चलाने वाले, है ना, टेम्पररी रहेगा। सो अगर लॉन्ग टर्म नहीं है तो बिजनेस रिस्क आपको देखना है कि शॉर्ट टर्म के लिए मैं कितना इन्वेस्ट करूं क्या चीज़ के ऊपर। तो शॉर्ट टर्म के लिए सब्सक्राइबिंग दिस MS टीम इज अ बेटर ऑप्शन इंस्टेड ऑफ डेवलपिंग इट। तो आपको ये सारे फैक्टर्स के ऊपर ध्यान रखना है। एग्जाम्पल्स दिए आपके कॉमन प्रोजेक्ट एंड बिजनेस रिस्क के। स्टाफ टर्नओवर affects the project, experienced staff will leave the project before it's finished।
तो ये आपका एक रिस्क हो गया। क्यों? आपका प्रोजेक्ट जो है वो सपोज 3 इयर्स चल रहा है। अब आपके पास जो क्लाइंट या एम्प्लॉइज है वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे रहते हैं। ऐसा नहीं है कि वो लोग आपका प्रोजेक्ट चालू हुआ तो खत्म करके ही जाएंगे। इट माइट पॉसिबल दे आर देयर ऑन द कॉन्ट्रैक्ट फॉर 2 इयर्स। तो आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट होने के पहले उनके 2 इयर्स कंप्लीट हो गए, दे फाइंड सम बेटर अपॉर्चुनिटी और वो वहां पे निकल गए, है ना। सो ये क्या हो गया, दैट्स वन रिस्क। सेकेंड रिस्क हम लोग क्या बोल रहे हैं कि मैनेजमेंट ही चेंज हो गया। ठीक है। अब जैसे आप देखो कि हम लोग के पास पहले जो मैनेजमेंट था उनका बिजनेस प्रायोरिटी अलग थे, और अभी जो मैनेजमेंट आया उनके बिजनेस प्रायोरिटी अलग हो गए। तो आपके प्रोजेक्ट में बहुत सारे आइडियाज जो है वही चेंज हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल वी हैव अ कॉलेज। अब कॉलेज में कोई ना कोई मैनेजमेंट होता है। अब स्टार्टिंग में जो मैनेजमेंट था उनका मेन फोकस कुछ अलग था जिसके बेस के ऊपर हम लोग डेवलपमेंट कर रहे थे। नया मैनेजमेंट जो है इनका बिजनेस फोकस अलग है। तो वो टाइम पे क्या होगा, वापस आपके प्रोजेक्ट में कहीं ना कहीं चेंजेस आएंगे। हार्डवेयर अनअवेलेबिलिटी, तो यहाँ पे हम लोग क्या बोल रहे हैं, हार्डवेयर दैट इज एसेंशियल फॉर द प्रोजेक्ट विल नॉट बी डिलीवर्ड ऑन शेड्यूल। तो उसकी वजह से भी आपका सॉफ्टवेयर, ऑफकोर्स अभी अगर मुझे कोई एक हार्डवेयर रिक्वायर्ड, we required some or the other hardware to run my software, and if that hardware is not available, so क्या होगा again, that will delay my project, or that will, those are the risk we can say. then requirement change हो गया, तो requirement अगर change हुआ तो project और product दोनों में changes आएंगे। specifications जो है वो delay हो गया, like specifications of essential are not available on time. देन साइज अंडर एस्टिमेट, मतलब पहले मैंने सोचा था कि हम लोगों का सॉफ्टवेयर का साइज कुछ अलग होगा और अभी कुछ अलग है। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर मैं बोल रहा हूँ कि ओके कॉलेज सॉफ्टवेयर है जिसमें हम लोगों को रिजल्ट ऑटोमेशन करना है। अब रिजल्ट ऑटोमेशन सुन के बहुत सिंपल लगता है, लेकिन आप एक्चुअल में जब डेवलप करेंगे तो आपको पता चलेगा कि उसके अंदर सिर्फ एक रिजल्ट जनरेट नहीं करना है। वी सपोज टू जनरेट रिजल्ट्स फॉर सो मेनी स्टूडेंट्स ऑफ डिफरेंट स्ट्रीम्स, और उनका इवेल्युएशन पैटर्न भी अलग अलग होगा। ठीक है। सो वी हैव वन सॉफ्टवेयर ओनली विच विल बी एप्लीकेबल ऑन जूनियर कॉलेज एज वेल एज डिग्री कॉलेज एज वेल एज मास्टर्स। तो अब तीनों जो सेक्शंस है इसके अंदर जो वापस अलग अलग स्ट्रीम्स या सब सेक्शंस आएंगे, सबके अलग अलग पैटर्न है इवेल्युएट करने के। देन केस टूल्स जो है वो अंडर परफॉर्म किए, मतलब आपने जो प्रोजेक्ट के लिए केस टूल्स जो यूज किए थे, डायग्राम बनाए थे, वो प्रॉपर समझ में नहीं आया। आप जब तक बिजनेस के लिए जो टेक्नोलॉजी यूज करके बना रहे थे, अभी वो टेक्नोलॉजी जो है वो ओल्ड हो गया। पीपल स्टार्टेड वर्किंग विद द न्यू टेक्नोलॉजी, है ना। प्रोडक्ट कंपटीशन बढ़ गया मार्केट में, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, अपने बिजनेस को फोकस में रखने के लिए आपको भी चेंजेस अप्लाई करना ही पड़ेगा। सो दैट्स वन थिंग। द रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस में अभी हम लोग को यहाँ पे क्या क्या पॉइंट्स के बारे में बात किया है। रिस्क मैनेजमेंट में आइडेंटिफाई द रिस्क, एनालाइज द रिस्क, प्लान करो हाउ वी आर गोइंग टू टैकल दिस रिस्क, एंड व्हेन वी आर वर्किंग ऑन इट मॉनिटर वेदर वी कैन अचीव द एक्सपेक्टेड थ्रूपुट और नॉट। सो यहाँ पे वही दिया है, रिस्क आइडेंटिफाई, लिस्ट ऑफ पोटेंशियल रिस्क क्या हो सकते हैं वो आइडेंटिफाई करेंगे, एनालाइज करो, प्रायोरिटी लिस्ट बनाएंगे हम लोग। ठीक है, कि कौन से रिस्क सबसे इंपॉर्टेंट है जिसको आपको सबसे पहले सॉल्व करना पड़ेगा। देन उसको आप कैसे वे में वर्कआउट करेंगे, उसके लिए हम लोग यहाँ पे प्लानिंग करेंगे। और उसके साथ में क्या चलेगा, रिस्क अवॉइडेंस एंड कंटिजेंसी प्लान, मतलब फ्यूचर में ऐसे कोई रिस्क ना आए, या हम लोग ऐसे वे में प्लान करें जिससे मिनिमम रिस्क आए आपके सिस्टम में, वो प्लानिंग चलेगा। एंड वो प्लानिंग के बेस के ऊपर हम लोग मॉनिटर करेंगे कि ओके अभी ये सेम प्लान फॉलो करके डेवलपमेंट चल रहा है या नहीं। सबसे पहले वी हैव अ रिस्क आइडेंटिफिकेशन। कौन से रिस्क हो सकते हैं, एक जो टेक्नोलॉजी हम लोग यूज कर रहे हैं वो या तो अपडेटेड नहीं है या बहुत ज्यादा अपडेटेड है। तो जो लोगों के लिए हम लोग बना रहे हैं, जो सेक्टर के लिए हम लोग बना रहे हैं, वो सेक्टर पे, वो प्लेस पे वो टेक्नोलॉजी अवेलेबल नहीं है ना। दैट सेक्टर इटसेल्फ इज अ बैकवर्ड वन। पीपल रिस्क हो सकता है, मतलब जो लोगों के लिए हम लोग बना रहे हैं, दोज पीपल आर नॉट इनफ एजुकेटेड और नॉट इनफ लिटरेट, या फिर हम लोगों ने बनाया बच्चों के लिए बट बड़े यूज कर रहे हैं, या हम लोगों ने बड़ों का सोच के बनाया लेकिन अभी आपका मेन ऑडियंस जो है वो बच्चे हैं, तो उनके हिसाब से आपका इंटरेस्ट उनके कम हो रहे है ना। ऑर्गेनाइजेशनल रिस्क हो सकते हैं, रिक्वायरमेंट रिस्क हो सकते हैं, एस्टिमेशन रिस्क, मतलब सोचा था उससे ज्यादा आपका खर्चा हो रहा है अभी।
सो बेसिक चीज है, बहुत बार हम लोगों ने पढ़ा। टेक्नोलॉजी, पीपल मतलब की स्टाफ आर इल अनअवेलेबल एट क्रिटिकल टाइम्स, एंड ट्रेनिंग जो है वो उनको रिक्वायर प्रॉपर अवेलेबल नहीं हुआ है, तो उसकी वजह से दिस क्रिएट्स अ रिस्क। ऑर्गेनाइजेशन में क्या बोला है, ऑर्गेनाइजेशन इज रीस्ट्रक्चर्ड सो दैट डिफरेंट मैनेजमेंट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोजेक्ट। ना ऑर्गेनाइजेशन फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हो सकता है, सो उसकी वजह से आपका प्रोजेक्ट बजट जो है वो हम लोगों ने कम कर दिया, यहाँ पे सडनली कोई चेंजेस हो गया तो अभी आपका प्रोजेक्ट को उतना इंपॉर्टेंस नहीं है, या सडनली हम लोगों ने रिक्वायरमेंट में चेंजेस किया, तो सेम चेंजेस जो है वो आपको भी यहाँ पे अप्लाई करना पड़ेगा। नेक्स्ट वी हैव अ टूल्स। द कोड जनरेटेड बाय सॉफ्टवेयर कोड जनरेशन टूल इज इनएफिशिएंट, सॉफ्टवेयर टूल्स कैन नॉट वर्क टुगेदर इन एन इंटीग्रेटेड वे। देन रिक्वायरमेंट, चेंज टू रिक्वायरमेंट, अब मेजर डिजाइन में वापस रिवर्क करना पड़ेगा अगर चेंजेस में प्रॉब्लम आया तो, और उसके बेस के ऊपर कोडिंग भी वापस करना पड़ेगा। सो कस्टमर फेल टू अंडरस्टैंड द इम्पैक्ट ऑफ रिक्वायरमेंट चेंजेस, क्योंकि उसको नहीं पता है कि अगर मैं 4 फंक्शंस अगर बदल के नए 4 फंक्शन ऐड करने का अगर मैं बोलूंगा, तो बैकएंड में रिक्वायरमेंट में चेंज होगा, रिक्वायरमेंट के बेस के ऊपर डिजाइनिंग में चेंज होगा, एंड बेस्ड ऑन द डिजाइनिंग अगेन दैट विल बी चेंजिंग इन द कोडिंग पार्ट। सो आप देखो कि कहाँ कहाँ पे चेंज हो रहा है। So the people, the clients are not always aware about this changes. Then estimation में क्या बोला है, the time required to develop the software, वो आपने proper estimate नहीं किए। अब हम लोग यहाँ पे जब estimates निकालते भी है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, एक buffer time रखते हैं, जिससे अगर मैंने बोला है कि ओके 3 months में आपका सॉफ्टवेयर बन जाएगा, so 15-20 days I'll keep as a buffer time, so that अगर डिले भी हुआ तो आपने जो कमिटमेंट्स किए हैं वो कमिटमेंट्स के ऊपर ना जाए। रेट ऑफ डिफेक्ट रिपेयर इज अंडर एस्टिमेटेड, मतलब मैंने सोचा था कि ओके वी फाउंड ओनली 4 और 5 डिफेक्ट्स, ये तो बहुत इजीली हो जाएगा, बट एक्चुअल सॉल्व करने गए तो पता चला कि वो डिफेक्ट सॉल्व करना इतना इजी नहीं है। तो इससे क्या होगा, अभी आपने सोचा था कि ओके 1 और 2 डेवलपर्स आर इनफ, बट अभी आपको एक्सपीरियंस 3-4 डेवलपर्स हायर करने पड़ रहे, तो अगेन आपका एक्सपेंस बढ़ गया। साइज ऑफ सॉफ्टवेयर, पहले जो सोचा था वो ऐसा नहीं था, जैसे हम लोग कोकोमो मॉडल या ऐसा कुछ फॉलो करते हैं, जहाँ पे हम लोग लाइन ऑफ कोड्स, कितने लाइन ऑफ कोड आपको ऐड करने पड़ेंगे या कितने फंक्शंस ऐड करने पड़ेंगे, उसके बेस के ऊपर एस्टिमेशंस देते हैं। लेकिन आपने वो इवेल्युएट या एस्टिमेशंस ही रॉन्ग निकाला, आपको एग्जैक्ट साइज जो है वो कैलकुलेट करने नहीं आया, तो उसके हिसाब बिकॉज ऑफ विच आपने जो टाइम शेड्यूल डिफाइन किया था, जो बजट डिफाइन किया था, उससे आपका हर एक चीज जो है वो ऊपर जो चले गया, है ना। ये आपका मेन रिस्क होगा, दैट इज आर रिस्क आइडेंटिफिकेशन के अंदर ये फर्स्ट पार्ट एग्जांपल आ गया। नेक्स्ट वी हैव रिस्क एनालिसिस। अब रिस्क एनालिसिस वाला जो पार्ट है, यहां से हम लोग नेक्स्ट टाइम करते हैं। आपको कुछ डाउट है तो पूछो, एनीवन, एनी डाउट्स गाइस? ठीक है, so I'll stop today's lecture here itself.